हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम लेकर आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक में आपको लिमिटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसके आंसर्स भी हैं, फ्लो चार्ट भी है और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो कि 2025 के अंदर दिसंबर के अंदर आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हम लोगों का गिव अवे अलर्ट है जिसके अंदर आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं और कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं और डेफिनिटली आपको जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको पेड चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। हमारा अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है कॉम्बो का, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ तक कि खुद की यूनिवर्सिटी की बुक भी या किसी अनदर राइटर की बुक भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने उस कॉम्बो के अंदर सब कुछ डाला है। यानी कि पूरी बुक की समरी भी मिलेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे बहुत ही लिमिटेड पेजेस के अंदर। यानी कि अगर आपकी बुक 500 पेजेस की है तो हमारा जो नोट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 70 टू 80 पेजेस के अंदर। यानी 70 से 80 पेजों के अंदर आपकी पूरी बुक को कंप्लीट किया गया है। वो भी मेन लाइन्स हैं जो कि आप अपने एग्जाम में वो लिखकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बीसीओसी 132 यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोड की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, क्वेश्चन आपके यही रहने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्लानिंग का। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का डिफरेंसेस का। थर्ड क्वेश्चन मेक इन इंडिया का है एंड वर्सेस मेड इन इंडिया है। फोर्थ क्वेश्चन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स है। सिक्स क्वेश्चन शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स है। सेवेंथ क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर ये सब है। एट्थ क्वेश्चन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नाइन्थ क्वेश्चन आपका क्रिएटिविटी इन्वेंशन इनोवेशन का है। टेंथ क्वेश्चन आपका स्टार्टअप का है। इलेवेंथ क्वेश्चन इनक्यूबेटर का है। ट्वेल्थ क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंट का है। थर्टीन क्वेश्चन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन का है। फोर्टीन क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट का है। फिफ्टीन क्वेश्चन एंटरप्राइज पब्लिक प्राइवेट ये सब है और 16 क्वेश्चन शॉर्ट नोट का है। और 16 क्वेश्चन उन बच्चों को नहीं करना जो कि सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो 15 क्वेश्चन ही करेंगे, 16 क्वेश्चन को छोड़ देंगे। और ये 16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको समझ के जाना है, कोई रटा नहीं मारना। और जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो ये पढ़ के जा सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ जो कि है प्लानिंग का। मैं काफी ब्रीफ में इसको कराने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को कंटेंट चाहिए होता है वहां पे लिखने के लिए। और बहुत सारे बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं कि मैम हमें नोट्स चाहिए आपके हैंड रिटन वाले, फ्लो चार्ट वाले। तो आपको वो भी मिल जाएंगे लेकिन उसके प्राइसेस थोड़े से डिफर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो कि पहला क्वेश्चन है प्लानिंग का। प्लानिंग होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें प्लानिंग सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बिना प्लानिंग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर लेट सपोज आपके घर में कोई शादी है या कोई भी फंक्शन है, या आपको लगता है कि किसी आपके घर में किसी आपके ब्रदर या सिस्टर का कोई बर्थडे है, तो अगर आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको कितने लोगों को बुलाना है, क्या-क्या मतलब कब किस टाइमिंग पे होगा, आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें, ये सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग में ही आती है। तो सो दैट ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, छोटे से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है। सिमिलरली आपको अगर अपनी कंपनी को आगे ग्रोथ में लाना है, कोई प्रोडक्शन करना है तो भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु विल डू इट। कौन जो है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा इसको, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्लानिंग में ही आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी समझा दिया था और बस उसी को मैंने अभी बुकिश लैंग्वेज में समझाया है। और मेरे यही एग्जाम्पल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपका दिसंबर में एग्जाम है तो प्लीज कमेंट में अपना अटेंडेंस जरूर लगा देना, क्योंकि जितनी ज्यादा अटेंडेंस होगी उतनी ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के एग्जाम जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आई गेस 12 या 15 से स्टार्ट हो जाएंगे, या उससे पहले अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी है, इग्नू नहीं है, तो पहले भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 1 दिसंबर से पहले पहले, मतलब दिसंबर स्टार्ट भी ना हो उससे पहले ही मैं आपके सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन बैंक लेकर आऊंगी। लेकिन आपको कमेंट में जरूर अटेंडेंस लगानी होगी तो ही वीडियोस पूरी प्रॉपरली जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट की आ जाएंगी।
ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने आपको समझाया, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट प्रोवाइड डायरेक्शन। ये आपको क्या करती है, प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको जाना कहाँ है, किधर जाना है। आपकी जो अनसर्टिनिटी होती है उसको रिड्यूस करती है एंड एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि आपको अपने संसाधन का, रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करना है एक अच्छे तरीके से, मतलब वेस्टेज नहीं करनी है। अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप थैले भी बना रहे हो, कैरी बैग्स भी बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने पेपर को या जिससे भी आप बना रहे हो उसकी वेस्टेज करो। मतलब अगर आपके पास कैरी बैग बनाने का ऑर्डर आया हुआ है या व्हाटएवर कुछ भी है, तो आप उस चीज में ये नहीं है कि वेस्टेज ज्यादा करें और आपका प्रोडक्ट कम बन रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म डेफिनेशन की अगर बात करूं, प्लानिंग जो है वो इक्वल टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। आप करने से पहले थिंक करते हो, सोचते हो, है ना, राइट ना। डेफिनेशन आप दे सकते हो, हेनरी फ्योल की भी दे सकते हो, ठीक है, ऑर्डिनल्स की भी दे सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन एंड हु, कौन कैसे क्या करने वाला है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। हेनरी फ्योल ने कहा, टू प्लान इट्स टू लुक अहेड एंड ड्रॉ अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आपको जो है प्लानिंग जो है प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है और एक टाइम पे आगे उसको एक्शन में लेकर आना पड़ता है। फीचर ऑफ प्लानिंग की बात करूं तो इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, 7 फीचर्स हैं। अगर आपको 12th वाले याद है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल वाले आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, और अदरवाइज ये बहुत इजी इजी मैंने लिए हैं। और ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो पॉइंट्स हम लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कि आपका प्लानिंग जो है वो सबसे पहला फंक्शन आता है। ठीक है, प्लानिंग क्या है, आपका सबसे पहला फंक्शन है, और मैनेजमेंट के अंदर बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बोलूं कि रिजल्ट निकल जाए उसके बाद आप प्लान करो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सेकंड आता है गोल ओरिएंटेड, यानी कि ये गोल ओरिएंटेड है, आपके गोल पे फोकस करता है कि आपको क्या अचीव करना है, आपका मकसद क्या है, उस पर काम करता है। अब लेट सपोज किसी का गोल है कि उसको 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी का गोल है कि उसको ग्रेजुएशन में 55% लानी है, किसी का गोल है कि उसको एक एमएनसी में जॉब करनी है, किसी का गोल है कि वो एक गवर्नमेंट की जॉब लेना चाहता है। तो हर किसी के गोल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी पे लोग प्लानिंग करते हैं पहले से और उसी पे काम करते हैं। लेट सपोज अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, आप में से मैं वो वाला एग्जांपल देती हूँ जो आपके साथ पास्ट में बीता हुआ होगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट सपोज जब आप क्लास 12th में थे तो आपने कुछ प्लान्स बनाए होंगे कि मुझे 12th में 90% स्कोर करना है, तो आपने एक टाइम टेबल बनाया होगा, डेली आपने टाइम सेट किया होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो ये सारी आपने प्लानिंग करी थी। सो दैट जब आपका रिजल्ट निकला तो आपने देखा कि वो प्लान कितना वर्क किया। तो ये गोल, आपका जो गोल था वो उस टाइम पे 12th में अच्छे मार्क्स लाने का था, अपने गोल तक पहुंचना था। सिमिलरली कंपनीज भी इसी पे काम करती हैं, बिजनेस भी जब कोई करता है तो उसी अकॉर्डिंग काम करता है। गोल ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड है कि इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कंडीशन, कि आप लोग अगर आज अच्छी प्लानिंग करते हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होता है। आप अपने फ्यूचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कुछ प्लानिंग करते हैं कि हाँ, हमारे पास इतना बजट है, हम इस अकॉर्डिंग जाएंगे, ये सारी चीज होती है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, रुकता नहीं है ये। डिसीजन मेकिंग फंक्शन रहता है क्योंकि आपको पहले से अपना डिसीजन खुद ही लेना होता है, आप दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। अगर मैं बोलूँगी क्लास 12th में आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे तो आपने अपने गोल को देखा, आपने खुद ही प्लानिंग बनाई, अपने अकॉर्डिंग आपने टाइम टेबल सेट किया। ऐसा तो नहीं है आप किसी किसी कंसल्टेंसी के पास गए और उनको बोला कि मुझे एक टाइम टेबल बना के दे दो और उन्होंने बोला कि 10 बजे पढ़ना है तो 10 बजे ही आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, है ना? परवेसिव फंक्शन, और प्लान कितना सक्सेस होगा इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना सीरियस लेते हैं। परवेसिव फंक्शन है, ये हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के काम करता है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो, हर चीज पे काम करता है। आपको बस सुनते रहना है, आप कान में ईयरफोन लगाओ, ठीक है, ठीक है, ईयरपॉड्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ यही एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से अगर आप एक्चुअल में क्या होता है, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो कि जब मैंने अगर क्वेश्चन फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैं अगर आपको समझा रही हूँ तो आपको जो जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इसके अंदर वो आप नोट करो, और वो
क्वेश्चन आप उतारो और उसके साथ में अगर आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन उतारने का तो आप इसकी पीडीएफ ले और उसका प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। और अगर आपके पास प्रिंट आउट कराने का टाइम नहीं है तो आप हमसे हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, पूरा बना बनाया स्पाइरल किया हुआ आपको ये आपकी नोट्स की कॉपी जो है यानी गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक की कॉपी आपके घर तक पहुंच जाती है बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन के बगल में जो मैं एग्जांपल्स देती जाती हूँ, जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, कॉलेज का दिया या फिर किसी कंपनी का दिया, तो वो आप लिखा करो साइड में। और वही एग्जांपल से ही आप अपने एग्जाम में मैटर को, कंटेंट को बढ़ा पाओगे, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आप अपने माइंड में लेके नहीं चल सकते। आप पूरी स्टोरी समझ लोगे और एक एग्जांपल से अगर आपको याद रहेगा कि मैम ने अगर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे समझाया था प्लानिंग का, तो मैम ने एक बर्थडे का एग्जांपल दिया था, या लेट्स सपोज जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो याद रखोगे तो पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा और पॉइंट्स भी याद आ जाएंगे अगर आप भूल जाओगे तो भी। तो ये सारे पॉइंट्स है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहता है कि आपने पहले डिसीजन लेना होता है, परवेसिव फंक्शन होता है, हर लेवल पे काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है यानी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, एनालाइज करना होता है, जजमेंट होता है। यानी कि आजकल प्लानिंग भी कुछ ऐसी नहीं है, यानी कि आप जो जी रहे हो, आपको पता है कितनी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड हो गई है, तो आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी चीज को बिजनेस में भी जा रहे हैं, लेट सपोज अगर आप आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, आप बिजनेस, बहुत सारे बच्चे हैं बिजनेस में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जॉब करेंगे, तो उसमें भी आपको एडवांसमेंट चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को, स्किल को बाहर निकालना है, तो वो कब आएगी? वो भी आपके जो आप प्लान बनाओगे उसमें क्रिएटिविटी का होना मस्ट है। ऐसा नहीं कि प्लानिंग कुछ भी कर दो, वो भी फेल हो सकती है, बट अगर आपकी प्लानिंग में क्रिएटिविटी है, आप चीज़ों को अच्छे से डिसाइड कर पाते हो, जज कर पाते हो, तो डेफिनिटली आपका प्लानिंग वर्क करता है और फ्यूचर में जाके दिक्कत नहीं होती। प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला दिया गया है यहाँ पे डायरेक्शन का। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी मैं ये जो पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे ही आप इसको समझो कि मैं आपको लाइव बैठ के ही पढ़ा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं कुछ नया लेकर आऊँगी। यानी कि मैं लाइव सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ कोर्स को लेकर के, और हमारे एप्लीकेशन पे बहुत जल्द ही मेरे नोट्स वगैरह सब अपलोड हो गए हैं। बस काफ़ी सारी चीज़ें और अपलोड होनी बाकी हैं, और मैं लाइव सेशन जल्दी स्टार्ट करूँगी क्लासेस का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लाइव क्लास लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, फिर उनको ढूँढना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़। काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। बट अब आपको सीक्वेंस वाइज़ हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की वीडियो हमारे एप्लीकेशन में मिलेगी, तो अब जल्द ही सब आ जाएगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो। नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले प्लानिंग के इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये आपको रास्ता दिखाता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, और आपके रिसोर्सेज को, वही सारे पॉइंट्स हैं जो ऊपर मैंने बताए थे वो आप बना के लिख सकते हो। आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, इनोवेशन को इनकरेज करता है, मतलब आपके आइडियाज, आपके न्यू न्यू मेथड को भी प्रमोट करता है। अगर आज आप प्लानिंग करोगे, दूसरी बार करोगे तो और अच्छे करोगे, तीसरी बार करोगे तो और अच्छी प्लानिंग होगी। इस तरीके से रहता है। कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करता है, यानी कि हर डिपार्टमेंट के लेवल पे काम करता है, और ये हेल्प इन कंट्रोल, कंट्रोल भी करता है, यानी कि जो आपके स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस हुई है उसको भी मेजर करता है। अगर नहीं समझ आया तो मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपको सुनते रहना है और साथ साथ जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ, जो जो एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ वो समझते जाना। मैं अभी आपको 7 पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ सकती है। तो हेल्प इन कंट्रोल का मतलब है कि जब आपने प्लानिंग करी, लेट सपोज जब आप क्लास 12th में थे, तो आपने जो प्लानिंग बिठाई थी कि मैं 3 से 4 पढ़ूँगा या 4 से 5 मैं मैथ्स पढ़ूँगा या साइंस, व्हाटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, वो आपने प्लानिंग बनाई थी। लेकिन जब आपका रिजल्ट बोर्ड का आ गया था, तो आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस जब आ गई थी सामने, तो आपने क्या करा, उस चीज़ को मेज़र किया कि क्या जो मैंने प्लान बनाया था और क्या जो मैंने गोल सोचा था कि इतने मार्क्स लाने हैं, तो क्या मतलब जो मैंने चीज़ें सोची थी वो हुई हैं, नहीं हुई, कितनी नहीं हुई, वो सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर लेता है कि आगे पता चल जाता है कि किस तरीके से वो करना है। प्लानिंग के कुछ प्रोसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग के प्रोसेस का, कई बार पूछा गया है, क्लास 12th में भी ये पूछा गया था। तो प्लानिंग के कुछ प्रोसेसेस हैं, होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, अब वो जो गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं, मैं आपको आपकी गलतियाँ भी साथ-साथ बताती रहती हूँ, जो गलतियाँ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा गलती करेगा, बट कुछ बच्चों से गलती हो जाती है। अब गलती होती क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे नए-नए अभी आए हैं बीकॉम एफ के अंदर एडमिशन लेकर के, अगर उनका दिसंबर सेशन है या जून आगे वो देंगे, तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो सोचते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक तो क्लास 12th में हम पढ़ चुके हैं, तो यही वाला पढ़ के चले जाते हैं और नए टॉपिक छोड़ देते हैं, तो हम पास हो जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 1-2 टॉपिक आपको आपके एग्ज़ाम में वही सिमिलरली क्लास 12th वाले दिख जाएँ, बट ग्रेजुएशन का जो पेपर सेट होता है, उनका मेन फ़ोकस रहता है वो वाले टॉपिक देने का जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं।
तो मेजर फोकस उनका यही रहता है, लेकिन कुछ टॉपिक सिमिलर होते भी हैं, मैं पूरा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना। बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है, रीजन यही होता है कि वो ये सोचते हैं कि मैम हम तो सिर्फ वही वाले टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे जो क्लास 12th में हमने पढ़े थे और मार्क्स ले लेंगे। तो देखो पहले वाले कंटेंट में और आपके कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा डिफरेंस ये आ जाता है। भले ही टॉपिक सेम होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, बट जो दिक्कत आती है वो आती है मैटर की। जब आप वहां पे मैटर लिखने बैठते हो तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आती है और टाइम भी फटाफट बीत जाता है, और उसके बाद आपके एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलते, तो फिर आपकी बैक आने लगती है। और रीजन ही यही है कि हमने ध्यान नहीं दिया। अब क्या होता है, क्लास 12th के अंदर आपका क्वेश्चन हार्डली 5 या 6 नंबर का आता है, बट यहाँ पे आपको मिनिमम 10 15 20 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको 4 5 पेज मिनिमम लिखने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है, और वहां पे हम सोचते रह जाते हैं, एक एक क्वेश्चन पे हम एक एक घंटा लगा देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट के 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर मार्क्स नहीं बन पाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपको रिस्क नहीं लेना, आपको नोट्स और गेस्ट पेपर दोनों पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप की बात करूं तो स्टेप में आता है, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है। आपके उद्देश्य सेट होने चाहिए, यानी कि डिफाइन होना चाहिए गोल। देखो कितना मेन टू मेन लाइन हमने लिखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके ऊपर जो है परिभाषा लिख दिया। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं मैम हमें इसको हैंड रिटन में चाहिए। देखो हैंड रिटन ही है ये, ठीक है, बस कंप्यूटराइज ही है ये, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा बच्चों को कुछ को हैंड राइटिंग समझ नहीं आती, बट हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में खुद से बनवा करके ही ये आपको दिया। कहीं का हमारा कोई कंटेंट कोई चोरी वोरी हम लोग नहीं करते। हमारा कंटेंट काफी लोग चोरी करके अपने चैनल पे जरूर डाल देते हैं, बट हमें कोई शौक नहीं है हम किसी का कंटेंट उठाएं या किसी के क्वेश्चन उठाएं। मैं कई बार देखती हूँ बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, उनके मतलब सब्सक्राइबर बहुत कम है, किसी के 1000 हैं, किसी के 500 हैं, किसी के पता नहीं कितने हैं, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे ही चैनल के क्वेश्चन उठा उठा के हमारे ही चैनल के नाम से वीडियो बना बना के डाली हुई है। खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कर रहा है करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम किसी का कंटेंट नहीं चुराते। लोग हमारा कंटेंट क्वेश्चन उठा उठा के, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा इस चीज को लेकर के कि वो समझाते कुछ और है। भले ही वो हमारे यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, आंसर भी पूरा कॉपी किया हुआ होता है, लेकिन उनका जो समझाने का तरीका था वो भी कुछ अलग ही अंदाज में होता है। काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया भी कि मैम ऐसे ऐसे चैनल बने हुए हैं, और आप ही के नाम से भी काफी चैनल चल रहे हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अवेयर रहना है। आपकी इस चीज में आपको गड़बड़ नहीं करनी है कि जो आपको सिखाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है वो गलत भी हो सकता है, तो उस चीज पे आपको पूरा ध्यान देना है। तो हमारा सिर्फ एक ही चैनल है नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से, और इसके अलावा कोई भी चैनल आपको हमारे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला आपको अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो अपने उसके जो गोल होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, उनको पता होता है हमें क्या अचीव करना है। दूसरा सेकंड नंबर पे आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, जिसमें आता है कि अजम्पशन को आइडेंटिफाई करना है, आपको अजम्पशन को पकड़ना है और उसको जांचना है अबाउट फ्यूचर कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल है, पॉलिटिकल है, ये सारी है। ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि फाइंड पॉसिबल कोर्सेज, यानी कि पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, फाइंड पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग। फिर आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपने चीजों को आइडेंटिफाई करा उसके बाद आप चीजों को इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं क्या ऑप्शन है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फिर बेस्ट प्लान बनाते हो उसके लिए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, और उसी फिर प्लान को आप फॉलो अप करते हो। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे बर्थडे पार्टी का ही मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो बर्थडे पार्टी आप लिख सकते हो, तो तुरंत आपको पेपर में याद आ जाएगा कि मैम ने ये एग्जाम्पल समझाया था, तो लाइंस भी याद आएंगी। तो बर्थडे पार्टी का जैसे कि अब क्या होता है कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि बर्थडे पार्टी है, हमें पता है ये, और अच्छा खासा सेलिब्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले चीजों को एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे क्या अच्छा है, कौन सा बैनर लगवाना है, कितने लोग आने वाले हैं, क्या क्या हम खाना सर्व करने वाले हैं, कितने मतलब कहाँ पे होगा, क्या डेकोर करानी, ये सारी चीजें जब हो जाती है फिर हम उसको जो भी हमने प्लान बनाया था उसको हम फॉलो अप करने लग जाते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स हैं, ऐसी कंपनी भी इसको फॉलो अप करती है अपने गोल के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसमें आता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड, ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट होती है, टॉप मैनेजमेंट इसको फॉर्मुलेट करता है, जिसमें हम एक्सपेंशन प्लान्स बनाते हैं कि हमारी कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, कैसे हम अपनी कंपनी को ग्रोथ में लाएंगे, एक्सपैंड कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट तो होते ही हैं, बट नए नए प्रोडक्ट भी टाइम टू टाइम लाने पड़ते हैं अगर कंपनी को लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो। ठीक है, उसके बाद टेक्टिकल प्लानिंग होती है, जो
मीडियम टर्म होती है डन बाय द मिडल मैनेजर, जो मिडल मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा करी जाती है, और ये डिपार्टमेंट गोल्स वगैरह को और पॉलिसीज को बनाने का काम करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग में आता है शॉर्ट टर्म, यानी जो डेली की जो रोज की जो एक्टिविटीज होती हैं वो आती हैं इसके अंदर, और इसमें वर्क काम का शेड्यूल बनाया जाता है, प्रोडक्शन का कितना टारगेट है कि इतना प्रोडक्शन करना ही है, तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग में आता है। ठीक है, फिर आता है कंटीजेंसी, यानी बैकअप प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है उसका कुछ बैकअप बनाना होता है। मैंने अकाउंट्स में भी एक दो चीजें आपको बताई थी, वो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो समझ जाओगे। कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, यानी कि ओवरऑल प्लानिंग जब होती है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की, तो वो आती है इसके अंदर, यानी इससे बिजनेस की ग्रोथ होती है और स्ट्रेटेजी भी इंक्रीज होती है। और कुछ प्लानिंग की बुराई भी है, सबसे पहले ये होती है टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपका प्रोजेक्ट लंबा है, डिटेल्ड है, तो टाइम ज्यादा लगता है और ये कॉस्टली होता है, क्योंकि इसको सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। रिजिड होता है, मे रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, कभी कभी ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, अनसर्टेन फ्यूचर होता है, पता नहीं होता कि प्लान काम करेगा या नहीं करेगा। इनइफेक्टिव इन क्राइसिस, हमारा जो क्राइसिस जब आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो उसमें प्लानिंग फेल हो जाती है। जैसे मान लो कोविड का एग्जाम्पल है, या कोई भी चीज हो रही है, अगर हमने उससे प्लान बनाया और कोई आपसी सिचुएशन आ गई, जैसे कोविड आ गया था, तो सबके बिजनेसेस, काफी सारे बिजनेस ठप हो गए थे, बंद हो गए थे, तो वो सारी चीजें आ जाती है कि क्राइसिस कोई भी आ जाए तो हम उस चीज पे, हमारी प्लानिंग काम नहीं करती, वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, प्लानिंग के कुछ फायदे हैं जो हमारे को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने ऊपर बता दिए थे, वही साहब आप लिख सकते हो। बुराई भी मैंने आपको बता दिया, वही सारे पॉइंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें आता है कि प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम परचेज और सेल करते हैं सामान का या सर्विस का। सामान को बेचना, जैसे कोई भी गुड्स है, कोई भी पेन है या स्टेशनरी का सामान है। सर्विस में आपकी कोई लॉयर की सर्विस है, ये सारी चीजें बिजनेस में आती है। जैसे कोई मान लो एडवोकेट है, वो अपना जो ऑफिस खोल के बैठा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना ऑफिस खोल लिया, तो वो सारे बिजनेसेस में आते हैं। प्रोफेशन के अंदर कौन आता है? प्रोफेशन के अंदर आते हैं जो कि एक अच्छी खासी पढ़ाई, प्रोफेशनल नॉलेज और ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आता है कि आप किसी के यहाँ पे नौकरी करने जा रहे हो और आपको कोई पैसा नहीं लगाना, कोई खर्चा नहीं करना, बस आपको सैलरी मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी, तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है। क्वालिफिकेशन जो होती है, सबसे ज्यादा आपको पता है किसमें चाहिए होती है? सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में होती है, क्योंकि इसमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। बिजनेस में कोई प्रोफेशन, मतलब आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, किस अकॉर्डिंग जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो है वो क्वालिफिकेशन देखी जाती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस के अंदर, और प्रोफेशन के अंदर बहुत लिमिटेड चाहिए, और जॉब में तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आप चुपचाप जाओ, काम करो, पैसे लो और आ जाओ घर। रिस्क आपको पता है, जब पैसा लगेगा तो रिस्क होगा, जहां पैसा कम लगेगा तो वहां लिमिटेड होगा, और जहां, उसके बाद पॉइंट आता है हम लोगों का रिटर्न का। प्रॉफिट जो होता है वो हमें किस में मिलता है? बिजनेस में आपको पता है प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। और उसके बाद जो प्रोफेशन होता है उसमें एक फीस जो होती है, फी इज द रिवॉर्ड, फी के नाम पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है सैलरी और वेजेस, यानी दिहाड़ी मिल जाती है इसमें हमारे को। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया तो आपको पूरा याद आएगा, तो आपको बस एग्जाम्पल रटा मार लेने हैं, समझ भी लो, ताकि आपके एग्जाम में आप खुद पॉइंट्स बना के लिख सको। तो देखो, बिजनेस के अंदर अगर मान लो कोई दुकान चला है, कोई फैक्ट्री चला है, कोई कंपनी चला है, तो वो बिजनेस है। कोई डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, तो उसे वो प्रोफेशन में आता है। और जैसे कोई टीचर कोई नौकरी करने जा रही है स्कूल में, कोई पर्सन बैंक में काम करने जा रहा है, एम्प्लॉय है, क्लर्क है, तो वो सारे किस में आता है? एम्प्लॉयमेंट में आता है, और उसको बदले में सैलरी मिल जाती है। तो ये था पूरा का पूरा सेकंड का ए पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट जो होता है बेसिकली, वो हमारी मार्केट ऐसी मार्केट होती है, मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज, मतलब जो हमारे न्यू सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी शेयर या फिर कोई बॉन्ड को जब हम इशू करते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग इन्वेस्टर, यानी कि ये फर्स्ट मार्केट नहीं है, ये हमारी सेकेंडरी मार्केट है, नाम से ही क्लियर होता है। मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, उसी को ही हम खरीद बेच रहे हैं अमंग इन्वेस्टर, तो वो हमारी सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। ऑल्सो नोन एज, हम प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, इन शॉर्ट हम NIM भी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट और आफ्टर इशू मार्केट कहते हैं, कि हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटीज जो है वो इशू करी थी, उसके बाद की मार्केट सेकेंडरी मार्केट होती है, तो उसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। पार्टिसिपेंट कौन रहते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर? कंपनी और इन्वेस्टर्स रहते हैं। इन्वेस्टर यानी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, पैसा लगाना चाहते हैं, तो कंपनी और इन्वेस्टर्स आते हैं।
जबकि सेकेंडरी के अंदर आते हैं इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर तो आते ही आते हैं और अदर इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मार्केट के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हम पर्पस की बात करें तो जो हमारा प्राइमरी मार्केट के अंदर जो पर्पस रहता है वो रहता है टू रेज फ्रेश कैपिटल, जो हमारी बिल्कुल फ्रेश कैपिटल होती है फॉर द कंपनी, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर, जो हमारी लिक्विडिटी होती है वो प्रोवाइड करी जाती है इन्वेस्टर्स को। प्राइस सिक्योरिटी की अगर बात करूं मैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, तो वो होता है फिक्स्ड बाय इशुइंग कंपनी, जो कंपनी इशू फिक्स करती है उसके अकॉर्डिंग होता है प्राइस, फिक्स बाय द इशुइंग कंपनी, जो कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है, बॉन्ड को इशू कर रही है, वही प्राइस को फिक्स करती है। सेकेंडरी में क्या होता है, डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, और ये हमारे मार्केट फोर्सेस पे इसका प्राइस डिपेंड करता है, डिसाइड करता है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। जो बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखें, उसमें काफी ब्रीफ में मैंने कराया हुआ है। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल आप याद रखें कि जो हमारा प्राइमरी मार्केट होता है उसमें हमारा आईपीओ आता है, जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग इन एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब हमारे सेकेंडरी मार्केट के अंदर आते हैं और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया का। ठीक है, तो ये रहा, ये आपको समझना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन का थोड़ा सा एरर है, वो मैं ठीक करा रही हूँ। वैसे तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का था, वो मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऑफशोरिंग एंड आउटसोर्सिंग का है, तो ये थोड़ा सा एरर हो गया है। तो इसका जो आंसर था ना वो यही सेम कॉपी पेस्ट हो गया, तो ये कंप्यूटर का थोड़ा सा इशू हुआ है, जिन्होंने बनाया उसने थोड़ी सी एरर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसको ठीक हो जाएगा ये। और साथ ही साथ ना मैंने ये क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर में भी डिस्कस करवाया था, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गेस्ट पेपर का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है गेस्ट पेपर की, तो आप वो देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने काफी बार करवाया, तो आप वहां से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेक इन इंडिया वर्सेज मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया यानी कि भारत देश के अंदर वो चीज क्या हो रही है, मेक हो रही है। अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च टू इनकरेज कंपनी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्यों बनाएगा? जैसे आप देखते हो अब बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे ऑर्डर आया, हमें पीछे से ऑर्डर आया कि हमारे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे भारत देश के अंदर बनेंगे, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना, मेक इन इंडिया प्रोसेस चलाया जाए। और इससे ना काफी बार क्वेश्चन आए गए हैं, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीजें होती है लेटेस्ट जो होती है ना, उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो मेक इन इंडिया आप देखते हो कई सारे आप कपड़े हैं, क्लोथ्स है, प्रोडक्ट है, उस पर मेक इन इंडिया लिखा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है कि हम अपनी किसी दूसरी कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें, अपनी कंट्री में सामान बनाएँ और हमारे प्रोडक्ट पे मेक इन इंडिया लिखा रहे। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि लॉन्च किया गया कि हमारी जो कंपनीज़ हैं, उनको जो है प्रोडक्ट के बारे में बताया गया कि उसपे मेक इन इंडिया होना चाहिए, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट होने चाहिए टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बूस्ट होएगी, क्योंकि मेक इन इंडिया है। इट इज़ अ पॉलिसी प्रोग्राम, ये एक पॉलिसी समझो या प्रोग्राम समझो। फोकस क्यों किया गया है इसमें? पहले मैं आप लोगों को मेक इन इंडिया समझा रही हूँ, ठीक है? यानी कि ये वाले पॉइंट्स आपको सारे मैं क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है? तो फोकस क्या रहता है? इट इज़ अ पॉलिसी प्रोग्राम, फोकस रहता है प्रमोटिंग इंडिया एज़ अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, कि भारत जो देश है वो एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाए, यानी प्रमोट किया जा रहा है भारत देश को, ताकि सारी की सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर बने और हमें भी अच्छा लगे कि हमारा जो कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। इनिशिएट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था, और ये इनिशिएटिव जो लिया गया था लॉन्च हुआ था 2014 में, जो कि पीएम के द्वारा लिया गया, नरेंद्र मोदी जी के ने इसको लॉन्च किया। स्कोप क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट इससे इनकरेज होती है, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट होता है इन 25 की सेक्टर्स, है ना? साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स हैं एप्पल सेटिंग अप एन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर, ये सारी चीजें अब चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया क्या है? ठीक है, refers to product that are the manufacturer or product in India regardless of who make them, to indicate the origin of goods that they are produced in India, कि हमारे भारत देश के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, वो सारी आती है मेड इन इंडिया। इट इज अ लेबल और डिस्क्रिप्शन ऑन गुड्स, यानी कि ये सारी चीजें मेंशन करी जाएंगी, गुड्स के ऊपर लेबल लगाया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये है। आइडेंटिफाई दैट अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस विद इन इंडियन टेरिटरी, कि हमारी इंडिया की जो बाउंड्री लेवल है उसके अंदर अंदर इन चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, पहचानो उसको, प्रोड्यूस करो। कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी का एक रिजल्ट कह सकते हो। रेफर ओनली टू गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ऑलरेडी जो बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो वो स्कोप के लिए। एंड आईफोन असेंबल इन इंडिया विद मेड इन इंडिया प्रिंटेड ऑन इट, ये है।
समरी की अगर मैं बात करूँ बहुत सिंपल भाषा में, अगर जिनको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, बहुत शॉर्ट में समझना है, तो वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को ये समझे कि जो मेक इन इंडिया है वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया गया था ताकि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके, और मेड इन इंडिया क्या है, ओरिजिन ऑफ गुड्स को इंडिकेट करता है, जो कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जो कि हमारे भारत देश में बन रही है चीजें। ठीक है, मेक इन इंडिया इज द प्रोसेस, मेड इन इंडिया इज द रिजल्ट। तो आप इसको ये समझ सकते हैं, ये एक प्रोसेस और ये आपका एक रिजल्ट है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता था कई बार ना, शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कई बार इसकी डेफिनेशन, कभी कई बार इसका डिफरेंस। तो मैं हमेशा डिफरेंस ले लेती हूँ, तो डिफरेंस ना बहुत इजी लगता है, लाइन टू लाइन समझ भी आ जाता है और अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर कर लेता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू अचीव गोल। हमारी जो संस्था है, हमारी जो मैनेजमेंट है, वो अपने गोल को अचीव करती है एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर देके, यानी एक अथॉरिटी, एक रिलेशनशिप को क्रिएट करती है। साथ ही साथ ये जो क्रिएट किया जाता है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, पर्पस क्या रहता है कि ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो संस्था के ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो पूरे हो सके। साथ ही साथ एक हायरार्की में ये डिफाइन होता है, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाता है, क्योंकि ये फॉर्मल है। आप फॉर्मल को फॉर्मल ड्रेस कोड से समझे कि जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, खास करके जब आप स्कूल जाते हैं तो एक ड्रेस कोड में जाते हैं, वो एक फॉर्मल होती है, जब आप पार्टी में जाते हैं तो इनफॉर्मल होती है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें आती हैं। अथॉरिटी में आता है ऑफिशियल चेन चलती है ऑफ कमांड, जो कि इसमें आता है। कम्युनिकेशन की बात करूँ तो वर्टिकल कम्युनिकेशन रहता है, ऑफिशियल चैनल्स रहते हैं। हर एक चीज देखनी पड़ती है कि आप किससे बात कर सकते हो, किससे ऑर्डर आपको लेना है, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में। रूल्स एंड प्रोसीजर में आता है, गवर्न बाय फॉर्मल रूल्स होते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, प्रोसीजर होते हैं। नेचर इसका स्टेबल होता है, प्लान्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कंपनी में एक दूसरे के कलीग से बैठ के बातें कर रहे हैं या कोई किसी की नहीं सुन रहा, ये सब नहीं चलता। कंट्रोल में आता है, मैनेजमेंट के द्वारा एक कंट्रोल होता है। इसका एग्जाम्पल है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उसको फॉलो अप करता है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको आप एक पार्टी से समझ सकते हैं, जैसे कि आप इनफॉर्मल लेटर भी लिखते हैं अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, तो आप आराम से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हो, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। तो सेम कंपनी में भी यही सारी चीजें फॉलो अप होती है कि जब आपको पेपर में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिखने को आए तो समझ जाना हर एक चीज रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है और जो पॉलिसीज बनाई गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। और इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, आप अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, कोई भी अपने दिल की बात है या कोई इमोशन है, फीलिंग है, वो आप शेयर कर सकते हो। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ये एक अनऑफिशियल नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप यानी सोसाइटी के रिलेशनशिप को बिल्ड करता है एम्प्लॉय के आपस के बीच में। क्योंकि जो इनफॉर्मल होगा, आपको पता है, वो जाहिर सी बात है, वो कभी भी टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच तो नहीं हो सकता ना, आपस में एम्प्लॉय के बीच में ही हो सकता है। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो, फ्रेंडशिप हो गया, कॉमन इंटरेस्ट हो गया, ये हमारे सोशल एंड पर्सनल नीड ऑफ मेंबर को सेटिस्फाई करता है। कोई इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई हायरार्की नहीं होती, कोई गोल नहीं होता। ठीक है, इनफॉर्मल जो होता है बेसिकली कोई रिटन रूल्स नहीं होते हैं इसके अंदर। फॉर्मल और फॉर्मल प्रोसीजर, यानी ये बहुत डायनेमिक होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें आता है फ्रेंडशिप सर्कल आ जाता है, लंच ग्रुप्स आ सकते हैं, जैसे आप ऑफिस में 4 लोग हैं, वो साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। इनफॉर्मल चैट्स होती है, ग्रुप्स हो गए इन द ऑफिस, ये सारी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, ये चीज आप लोगों के बहुत काम की है। जो समरी है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो कि एंड मूवमेंट पे इस पीडीएफ को पढ़ेंगे और इन्हीं 2 पॉइंट से ही वो अपने पूरे 20 नंबर के कंटेंट को पूरा करेंगे। ये समरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करवाए हैं, सो दैट जिनको इतने बड़े बड़े आंसर एंड मूवमेंट पे याद ना हो, तो वो छोटी छोटी 2-2 लाइन की जो समरी है वो पढ़ के भी अपने पेपर को दे पाए। हमने इतना शॉर्ट कर दिया आप लोगों के लिए और इतना कंटेंट आसान कर दिया, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की बुक में क्या, किसी अनदर बुक में भी आपको इतनी शॉर्ट समरी नहीं मिलने वाली है। और ये उनके लिए है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो जॉब करते हैं, अनदर कोर्स करते हैं और डिग्री लेना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने ये प्रिपेयर कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स का। तो ई मतलब होता है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड एम स्टैंड फॉर मोबाइल कॉमर्स। तो यानी कि मैं बात करूं ई कॉमर्स की, ठीक है, तो ई कॉमर्स की बात करूं तो इसमें आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू द इंटरनेट। आप सामान को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, किसके द्वारा, अपने इंटरनेट के द्वारा। और इंटरनेट आप किस में यूज करते हो, कंप्यूटर लैपटॉप्स में यूज करते हो। और ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है जिसमें आप डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, वायर इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल कर पाते हो। एक्सेसिबिलिटी की बात करूं तो रिक्वायर
एक्सेस टू द कंप्यूटर और लैपटॉप यूजुअली थ्रू वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आपको चाहिए होते हैं। इसके स्कोप क्या है? ऑनलाइन बिजनेस की जो एक्टिविटी हो रही है आजकल, जो आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो कि आप देखते हो ईबे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ों से आप सामान खरीद बेच रहे हो, आप एज़ अ सेलर भी काम करते हो, एज़ अ आप बायर भी काम करते हो, तो सारा का सारा ये ई-कॉमर्स में आ जाता है। पेमेंट मेथड कैसे होता है? आपने कोई कोई भी सामान मँगाया तो आप या तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेबिट का करते हैं, नेट बैंकिंग, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो आप सीओडी पे आप जो भी पेमेंट जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। आपने अमेज़न से कुछ भी प्रोडक्ट जो है मँगवा लिया, ऑर्डरिंग प्रोडक्ट फ्रॉम अमेज़न यूजिंग अ लैपटॉप, तो ऐसे अनदर बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हो। एम कॉमर्स में आता है आपका मोबाइल कॉमर्स, ठीक है? मोबाइल कॉमर्स में क्या आता है? बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू मोबाइल डिवाइसेज़। आप अपने मोबाइल की डिवाइसेज़ के द्वारा ही आप सामान को, गुड्स को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, जैसे कि स्मार्टफ़ोन, टैबलेट्स का इस्तेमाल करके। मोबाइल कॉमर्स में आता है वाई-फाई, 4G, 5G, ये सब होता है, ठीक है? यूज़ेज़ वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल डेटा होता है इसमें, मोबाइल डेटा से आप इसको चला पाते हो, फ्रेंडली, हाइली पोर्टेबल होता है, यूज़र फ्रेंडली फॉर क्विक ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? मोबाइल ऐप्स में आता है पेटीएम, अमेज़न ऐप, गूगल पे, ज़ोमैटो, ये सब आप इस्तेमाल करते हो अपने मोबाइल के अंदर, जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हो ऐप यूज़ कर पा रहे हो, वो एम कॉमर्स में आता है। रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, इसमें क्या होता है? हैकिंग ड्यू टू मोबाइल। मोबाइल की कुछ हैकिंग्स होते हो सकती हैं, डेटा का चोरी होने का कोई खतरा रहता है। मोबाइल वॉलेट है, यूपीआई, क्यूआर कोड पेमेंट, ये सारी चीज़ें आप अपने एम कॉमर्स में इस्तेमाल कर पाते हो। ऑर्डरिंग फूड विया स्विगी, आपने स्विगी से, ज़ोमैटो से कुछ खाना ऑर्डर किया, आपने मोबाइल से ही किया ना, तो वो एम कॉमर्स है। और अगर आपने कोई लैपटॉप से या फिर अपने सिस्टम से अगर कोई भी सामान ऑर्डर किया है, तो वो आपका ई कॉमर्स हो जाता है। और इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाइन में कि ई कॉमर्स जो होता है ऑल ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटी यूजिंग द इंटरनेट, आपने इंटरनेट के द्वारा जितनी भी ऑनलाइन की एक्टिविटी करी है वो ई कॉमर्स है। और एम कॉमर्स क्या होता है? आपने मोबाइल डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो मोबाइल से चीजें करी हैं वो एम कॉमर्स में आता है। नेक्स्ट आता है शेयर एंड डिबेंचर का डिफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। A share represent ownership in a company. Shareholder are the real owner of the company. शेयर में क्या होता है? शेयर जो होता है वो एक आपको रिप्रेजेंट करता है, एक मालिक का अधिकार देता है कंपनी के अंदर। जैसे अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं, एक्स्ट्रा मनी है, और आपको लगता है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको पैसा नहीं दे सकता, अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकता, तो आप कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है और वो कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हैं, डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो यानी वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं जब वो उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये हमारी कैपिटल का एक हिस्सा, यानी कंपनी के अंदर जो कंपनी का एक छोटा-सा पार्ट होता है ना, वो हमारा शेयर कहलाता है। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं, वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड, उनको बदले में डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है ना, उसको डिविडेंड का नाम दिया है शेयर के अंदर, जो कि आपके प्रॉफिट पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, उतना आपको डिविडेंड मिल जाता है। शेयर आर अनसिक्योर्ड, नो चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स, ठीक है? वोटिंग राइट का अधिकार रहता है, क्योंकि आप मालिक हो तो आप वोटिंग राइट कर सकते हो, आपके पास पूरा-पूरा अधिकार है। कन्वर्टिबिलिटी की बात करूँ तो शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू डिबेंचर, शेयर हमारे कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। टेन्योर की बात करूँ तो शेयर आर परमानेंट, दे एक्जिस्ट एज़ अ लॉन्ग ऑफ द कंपनी एक्जिस्ट, यानी कि शेयर जो होते हैं बिल्कुल परमानेंट रहते हैं। रिस्क फैक्टर तो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पे, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई होता है शेयर के अंदर। तभी हम कहते हैं कि शेयर में अगर पैसा लगाना है तो बहुत सोच समझ के आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको कंपनी की बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो हो गया, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एसेट्स, लायबिलिटी, आपको पूरा एक डेटा चेक करना होता है कंपनी का, फिर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा लगाना होता है। प्रायोरिटी टू एट लिक्विडेशन में आता है शेयर होल्डर आर पेड लास्ट आफ्टर ऑल द लायबिलिटी आर सेटल्ड, ठीक है? मतलब जितनी भी लायबिलिटी सेटल हो जाती है उसके बाद ही शेयर होल्डर को यहाँ पे पे किया जाता है। टाइप ऑफ कैपिटल की बात करें तो रिप्रेजेंट ओनरशिप कैपिटल, इक्विटी में आता है। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट की बात करूँ तो शेयर होल्डर हैव कंट्रोल थ्रू वोटिंग राइट्स। एग्जाम्पल में आते हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, 2 तरह के शेयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूँ तो डिबेंचर रिप्रेजेंट अ लोन गिवन टू द कंपनी बाय डिबेंचर होल्डर, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। लेट सपोज कि मान लीजिए कि किसी को लगता है कि उनको ये लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेना, हमें कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमारा पैसा भी जाए और हमारे को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहे। मतलब
कि इंटरेस्ट अच्छा मिले, यानी कि जो बैंक हमें 4, साढ़े 4, 5% देता है, तो कंपनी हमें 12 यानी 12%, 15% हमें इंटरेस्ट हर महीने, ठीक है, देती रहे। तो वो होता है डिबेंचर। तो वो लोग डिबेंचर में पैसा लगाते हैं कि उनको प्रॉफिट से लेना देना नहीं, उनको एक फिक्स अमाउंट चाहिए और अच्छा खासा चाहिए। तो फिर वो डिबेंचर में पैसा लगाते हैं। तो वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इट इज अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड और द डेट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी ने आपसे, पब्लिक से, जनता से उधारी ले ली है और कुछ समय बाद वो पैसा लौटा देगी। और जब तक पैसा कंपनी के पास आपका है तब तक वो आपको एक अच्छा खासा ब्याज देगी, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होता है। डिबेंचर होल्डर रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही मैंने आपको जो समझाया वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, अब आपको इजीली समझ आ जाएंगी। डिबेंचर होल्डर रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनको फिक्स्ड मिलता है, वेदर आर नॉट टू द कंपनी एंड प्रॉफिट। अगर कंपनी को घाटा भी हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा। बट शेयर में क्या होता था कि आपके प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो फिक्स मिलेगा मिलेगा, चाहे कंपनी घाटे में ही क्यों ना जा रही हो। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव द वोटिंग राइट। अब देखो, हर चीज के बेनिफिट्स एक जगह पे नहीं होते। देखो, अब शेयर में क्या वोटिंग राइट है, तो डिबेंचर में वोटिंग राइट नहीं होता, इसमें मालिक का अधिकार नहीं मिलता। सम डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू शेयर। और कुछ ही डिबेंचर होते हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर के अंदर, ठीक है। डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड। और कुछ समय बाद ये रिडीम भी हो जाते हैं। जिन्होंने क्लास 11th में अकाउंट्स 12th में पढ़ी है, उनको ये चैप्टर भी कराया गया था रिडेम्पशन का, तो उन्हें तो ये इजीली पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड। इसमें क्या होता है कि कुछ साल बाद जो होता है, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो है, कंपनी आपका पैसा पूरा लौटा देती है डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो रिस्क की बात करूं तो इसमें काफी रिस्क कम होता है डिबेंचर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग पैसा मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ बात करें, डिबेंचर होल्डर हैव नो कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं देखा जाता, और यहाँ सिक्योर डिबेंचर और कन्वर्टेबल डिबेंचर देखने को मिल जाते हैं। अब इसकी समरी काफी इजी लिखी हुई है। शेयर में क्या था, ओनरशिप भी मिलती है, रिस्क भी होता है, वोटिंग राइट भी होता है। लेकिन डिबेंचर के अंदर क्या होता है, लोन होता है, फिक्स रिटर्न होता है, कोई भी ओनरशिप नहीं होती। देखो कितना ईजी लिखा हुआ है, ये आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं। इसको आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगी, सो दैट आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। वैसे इसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है, बट अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आपको मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। आप फिर पॉइंट समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ से अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने गेस्ट पेपर में क्वेश्चन कराया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो जिनको ये टॉपिक अगर बड़ा लग रहा है तो। देखो, इक्विटी शेयर को आपको समझना है यहाँ पर। वन इज इक्विटी शेयर, ठीक है, एंड वन इज प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी। दे पीपल हु परचेज these शेयर आर नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर। दे बिकम द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द बिजनेस एंड रिटर्न गेट अ शेयर इन द कंपनी प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वही वाली बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट दोनों को ही मिल रहा है, ठीक है। ओनरशिप राइट की बात करूं तो ओनरशिप राइट में इक्विटी शेयर होल्डर आर द एक्चुअल ओनर कहलाते हैं, ये हमारी कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं। डिविडेंड भी इनका कैसा होता है, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स। यहाँ पे फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पे निर्भर करता है। परमानेंट कैपिटल की बात करूं तो इक्विटी शेयर फ्रॉम द परमानेंट कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी। और साथ ही साथ वोटिंग राइट की अगर बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फुल वोटिंग राइट, इनको मिलता है, कंट्रोल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। रिस्क भी इनका कैसा रहता है, रिस्की रहता है, बिकॉज डिविडेंड कैपिटल गेन आर अनसर्टेन। ये जो हमारे कैपिटल गेन होते हैं, डिविडेंड होते हैं, काफी अनसर्टेन होते हैं, एंड दे ऑफर हायर रिटर्न व्हेन द कंपनी परफॉर्म वेल। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो अच्छा रिटर्न आपको मिल ही जाता है। इक्विटी शेयर के कुछ बेनिफिट्स हैं, प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी, नो ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स डिविडेंड, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता इसके अंदर, हायर रिटर्न्स होते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस होती को इंक्रीज करता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है। बुराई इसकी ये है कि रिटर्न आपके अनसर्टेन होता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, रिस्क भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर में आता है, आर द टाइप ऑफ शेयर कैपिटल दैट प्रोवाइड शेयर होल्डर विद प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड की अगर बात करूं तो डिविडेंड पेमेंट जो होता है इसके अंदर आता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस इन डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव अ फिक्स डिविडेंड। अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ बहुत इजी तरीके से। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव अ फिक्स डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इंश्योरिंग रेगुलर इनकम। ये रेगुलर इनकम है, फिक्स डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको कुछ इस प्रकार से समझना है कि जो आपके इक्विटी शेयर होते हैं, यानी जो इक्विटी शेयर हैं वो बाद के होते हैं, और जो प्रेफरेंस होते हैं वो आपको समझना है रिश्तेदारों को।
ठीक है। अब जैसे कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, हमारे लिए कुछ चाप की सब्जी बनी है या कोई कुछ भी बना है, तो हम सबसे पहले रिश्तेदारों को खाना सर्व करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है फिर वो हम खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से समझो कि जो हमारे प्रेफरेंस होते हैं, यानी प्रेफरेंस यानी कि हमने इनको प्रेफरेंस ज्यादा दी है तो इनको हर चीज पहले मिलेगी, फिर जब बच जाएगा प्रॉफिट वगैरह या जो भी होगा फिर मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। इतना समझ आ गया? अब आपको सब समझ आ जाएगा। तो देखो भाई, प्रेफरेंस शेयर के अंदर यहाँ पे यही होता है कि फिक्स डिविडेंड रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड और नो वोटिंग राइट होती है, डू नॉट हैव वोटिंग राइट। देखो हर चीज की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हाइब्रिड नेचर होता है, यानी इक्विटी और डेट मिक्स रहता है प्रेफरेंस शेयर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और ये टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है ये मैंने काफी डिटेल में वैसे अकाउंट्स में करा रखा है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो वाली एक्टिविटीज होती हैं, मैं शॉर्ट में करा रही हूँ आप लोगों को, वो वाली एक्टिविटीज हैं जिसमें कि आपको बदले में कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो, कुछ इनकम आ रही हो। ठीक है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि कोई कंपनी में जा रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये प्रोडक्टिव होती है नेचर में, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती है। और मॉनेटरी टर्म में आप इसको तोल सकते हो। इसका पर्पस क्या है, अपने समाज और इंडिविजुअल को इससे जो हमारी इकोनॉमिक वेल होता है ना वो इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल आता है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई फार्मिंग का कर रहा है, कोई गुड्स बना रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाने जा रही है तो उसको सैलरी मिल रही है। नॉन इकोनॉमिक में आप एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मम्मी अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, तो उसको यहाँ पे सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसा पूसा कुछ नहीं मिल रहा। इसमें क्या होता है, इसके फीचर क्या, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन होता है, जैसे आपने कहीं दान दे दिया, चैरिटी में दे दिया, सोशल सर्विस हो गई, प्लेजर हो गई, ये सब आता है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहता है, मेंटल इमोशंस, सोशल फुलफिलमेंट होती है, पैसा पूसा कुछ नहीं आता। डज नॉट रिजल्ट इन इनकम और प्रॉफिट, इसमें कोई इनकम नहीं आती, ना ही कोई प्रॉफिट आता है। बस हम अपनी संतुष्टि के लिए काम करते हैं। जैसे कोई दान करना चाहता है तो वो अपने लिए करना चाहता है, अपनी खुशी से करना चाहता है, उसको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। किसी को गिफ्ट देना है, सोशल सर्विस है, ये सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है। अगर आपको ऊपर वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने समझाए हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो देखो नाम से ही क्लियर है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मींस दैट एबिलिटी, आपके अंदर सोचने की क्षमता कितनी है, नए नए आइडियाज, कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन आप कैसे लाते हो, तो आप क्रिएटिविटी है। इन्वेंशन में क्या होता है, इन्वेंशन में क्या होता है, कोई नई डिवाइस क्रिएट हुई है, कोई नया मेथड आपने निकाला है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, प्रोडक्शन अगर लेट हो रहा है तो अब ऐसे होना चाहिए, लेबर ज्यादा बुलानी चाहिए, कम करनी चाहिए, वो इन्वेंशन है। इनोवेशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है किसी भी आइडिया का, इन्वेंशन का। ठीक है, क्रिएटिविटी का क्रिएट वैल्यू, ये आपको आपके प्रोसेस को इंप्रूव करती है। इनोवेशन कि आपने क्या इनोवेटिव तरीके से क्या काम किया, आपने आइडिया को कितना प्रैक्टिकल बनाया है, वो सारा इनोवेशन में आता है। फोकस की बात करें तो इसमें आइडियाज जो होते हैं हमारे जनरेट होते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं, और इसके अंदर समथिंग इंटायर न्यू, कुछ नया होता है। नया क्यों होता है, नया इसलिए होता है क्योंकि ये इन्वेंशन है, आपने कुछ समथिंग न्यू एंड यूनिक निकाला, कोई नया प्रोडक्ट निकाला, वो सब आते हैं। और इसके अंदर आते हैं आइडिया, थॉट्स, कॉन्सेप्ट आते हैं, किसके अंदर आते हैं, क्रिएटिविटी के अंदर आते हैं। क्रिएटिविटी के अंदर जो रिस्क होता है काफी लो और मॉडरेट होता है, ग्रेजुअल थिंकिंग देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल के लिए आता है डिजाइनिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन और ब्रेनस्टॉर्मिंग सोल्यूशन, आपने कोई नया कैंपेन चलाया, उसको डिजाइन किया। मेंटल एंड कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटीज होती है ये, के नेचर की होती है ये। जबकि हालांकि इन्वेंशन में क्या होता है, आपका टेक्निकल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। कैन टेक ईयर ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, आपको काफी साल लग जाते हैं रिसर्च करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, तो ही आप एक कोई नया प्रोडक्ट या नई कोई चीज निकाल पाते हो। इन्वेंशन है, आपने इन्वेंशन करी है। ठीक है, इनोवेशन के अंदर आता है कि आपके प्रोडक्ट को पहले से इम्प्रूव किया जाता है, आपकी सर्विस को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट था आपका, कोई भी प्रोडक्ट है, लक्स है, कोई भी साबुन है, कोई चॉकलेट है, या कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको और बेटर बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, कोई सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, इनोवेशन कहलाती है। कि आप पहले से बढ़िया करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो। तो हाई, जो इसमें क्या होता है, मॉडरेट टू हाई रिस्क रहता है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, वो आगे चल के सही होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। स्मार्टफोन को लॉन्च करना आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर आपकी कहलाती है इनोवेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ये छोटी सी समरी दी है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टार्टअप। स्टार्टअप में आता है, नाम से क्लियर है, स्टार्टअप एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस वेंचर होता है जिसका मकसद होता है कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आना, या कोई सर्विस लेकर आना, या फिर कोई मार्केट के अंदर अच्छा खासा सोल्यूशन लेकर आना है। स्टार्टअप जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, इनोवेटिव होते हैं, और हमारी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है अगर हम अच्छे खासे मार्केट पे ध्यान देते हैं। तो स्टार्टअप
जो होता है वो इनोवेशन ओरिएंटेड होता है। आप अपने बिजनेस मॉडल को लेकर आते हो, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हो, रिस्क काफी हाई रहता है क्योंकि आप नई चीजों के साथ आते हो, कंपटीशन से लड़ते हो, पैसा भी लगाते हो, ग्रोथ भी आप पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप काम कर पा रहे हो। फंडिंग भी आपको चाहिए होती है, पैसा लगाना पड़ता है, जैसे एंजल इन्वेस्टर हो गए, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, ये सब आपको चाहिए होता है। ठीक है, टाइप ऑफ स्टार्टअप की बात करूं तो स्टार्टअप टेक होता है, जैसे टेक स्टार्टअप में आता है आप अपने सॉफ्टवेयर ऐप पे फोकस करते हो, जैसे एआई पे भी हर कोई काम कर रहा है। मैं ना एग्जांपल देती हूँ, मैं काफी सारे इवेंट्स वगैरह में जाती रहती हूँ, मीटअप होता है, ठीक है, जिसमें 1 to 1 होता है, हम काफी सारी कंपनीज के साथ बात करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि अभी एआई पे बहुत काम चल रहा है, काफी सारे एप्लीकेशन है जो एआई की फैसिलिटी दे रहे हैं, चैट जीपीटी का एक कॉपी वर्जन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी आने वाले समय में एआई बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे फ्लिपकार्ट, जोमेटो है। सोशल स्टार्टअप की बात करूँ तो एम टू सॉल्व सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो भी हमारी वातावरण से रिलेटेड या फिर जो हमारी समाज में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने का काम ये करता है। जैसे स्विगी सोशल इनोवेटिव और एनजीओ यूजिंग एंटरप्रेन्योरियल मेथड्स जो यूज कर पा रहे हैं एनजीओ वगैरह में, वो आता है समाज में, यानी सोशल सोसाइटी से रिलेटेड। प्रोडक्ट स्टार्टअप में आता है आपकी जैसे पतंजलि आयुर्वेदा हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये सारे आता है। सर्विस में क्या आता है, वो ये लोग सर्विस दे रहे हैं, जैसे अर्बन क्लैप है, ठीक है, वो होम सर्विस प्लेटफॉर्म है कि आपको अपने घर पे प्लम्बर बुलाना है या फिर आपको कोई जो है ब्यूटिशियन बुलानी है, तो ये सर्विस स्टार्टअप है जो कि आज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप के कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि जॉब क्रिएट हुई इससे, प्रमोशन भी इनोवेट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आया, कंपटीशन भी है, यानी कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, मार्केट के अंदर प्राइसेस भी रिड्यूस हो रहे हैं, ग्लोबल लिए काम कर रहा है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनक्यूबेटर। इसमें क्या होता है, बिजनेस इनक्यूबेटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम दैट सपोर्ट न्यूली एंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली एक तरीके की क्या है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोग्राम है जो सपोर्ट करता है, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, अर्ली स्टेज वाले जो स्टार्टअप होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है, उनको संसाधन, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका जो पर्पस है वो क्या है, जो हमारे स्टार्टअप है वो ग्रो करे, सरवाइव करे लंबे समय तक और मार्केट के अंदर उसको सक्सेस मिले। ठीक है, तो सबसे पहला आता है स्टार्टअप को सपोर्ट देना, वही सारे पॉइंट्स है, आप इसको बना के लिख सकते हो। उसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो ऑफिस स्पेस है, इंटरनेट है, लैब्स है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये गाइडेंस देता है, फाइनेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइमली आगे बढ़े, ग्रोथ करे, एक्सपेंशन करे, और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज देता है, जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए और पोटेंशियल क्लाइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। टाइम बाउंड सपोर्ट में आता है, बेसिकली असिस्टेंस इन यूजली ऑफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए देता है ताकि आगे बढ़ते रहे। इसका जो बिजनेस इनक्यूबेटर का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो स्टार्टअप में जो फेलियर्स हो जाते हैं ना, उसका जो रिस्क खतरा होता है वो कम हो जाए। ठीक है, इनोवेशन को प्रमोट करता है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना उनको क्रिएट करने का काम करता है। इनक्यूबेटर के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी एंड वर्चुअल। टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है कि जितने भी हमारे टेक बेस्ड बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, जैसे लैब हो गए, आरडी फैसिलिटीज हो गई, ये सब। और बिजनेस इनक्यूबेटर में आता है जैसे कि गाइडेंस देना, ऑफिस की जगह प्रोवाइड करना, ये सब आता है। और यूनिवर्सिटी बेस्ड में आता है बेसिकली बच्चों की मदद करना, रिसर्च, कमर्शलाइज आइडियाज देना, ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। और इसके कुछ फायदे हैं, जैसे फाइनेंशियल, आपको वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएट होती है, और साथ ही साथ इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी देखने को मिलता है और रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है टी हब का, जैसे हैदराबाद इन इंडिया सपोर्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप हो गए, आई एम अहमदाबाद का एग्जांपल दिया है, जैसे कि प्रोवाइड फंडिंग एंड मेंटोरशिप फॉर इनोवेटिव वेंचर के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें को फायदा पहुंचाती हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि अगर हम कल को कोई स्टार्टअप करने लगे तो हमें फंडिंग नहीं है तो हम यहाँ से प्रोवाइड हमें हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट एक तरीके का डिस्टिंक्ट यूनिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक संस्था के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है, और हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के अलग अलग लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क की बात करूं तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने वर्क पे, अपने काम पे फोकस करता है। जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, इसका उद्देश्य भी उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट होता है। जैसे कि सेल्स है,
फाइनेंस है तो फंडिंग देखी जाएगी, मार्केटिंग है तो प्रोडक्ट के बारे में देखा जाएगा, प्रोडक्शन है तो देखा जाएगा कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं। अथॉरिटी डिफाइन होती है, किसको कितनी अथॉरिटी मिली है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन किसको कैसे करना है। परमानेंट टेम्परेरी बताया जाता है कि फाइनेंस, एचआर, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें काम किया जाता है। और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज, हर एक चीज चाहिए होती है। डिपार्टमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे फंक्शनल, प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल, प्रोसेस, कस्टमर। तो सबसे पहले फंक्शनल में आता है जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन आता है। और प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। जियोग्राफिकल में आता है कि वो जो लोकेशन रीजन की बात करता है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, ऐसे आता है। प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में आता है जैसे कि प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी किस टाइप की है। फिर कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंट में आता है, रिटेल कस्टमर है या कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स है, वो सब आता है। डिपार्टमेंट, ये पीडीएफ इतनी काम की है ना, जिस बच्चे ने ये पढ़ ली, मैं कह रही हूँ कि उसके 95 प्लस आराम से आएंगे, क्योंकि इसमें समरी भी दे दी है हमने, क्वेश्चन भी दे दी है, इंपॉर्टेंस भी दे दी, सब दे दिया है इसमें, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बहुत पैसा वसूल है, मतलब एक बार आपने खरीद ली ना, आप सारे सब्जेक्ट के मांगोगे, डेफिनेटली मांगोगे। डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा तो ज्यादा खिचड़ी नहीं मचेगी, एफिशिएंसी होगी काम के अंदर, काम पे फोकस होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर रहेगी कि किसको जवाब देना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कंट्रोल हो रहा है चीजें, गोल क्या है, ये सारी चीजें पता रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पे आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर में क्या होता है कि द एम्प्लॉयर इज द ओनर, ये एक मालिक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी में काम कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है, वो एम्प्लॉय है, इतना तो आपको पता है, बस वही बना के लिखना है। एम्प्लॉयर में आता है कि ये आपको एम्प्लॉय को काम देता है, रिसोर्सेज देता है, सैलरी वगैरह प्रोवाइड करता है, और एम्प्लॉय बदले में क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है और अपनी सैलरी वेजेस लेके अपने घर को चला जाता है और काम करके जाता है। वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, बहुत ईजी है, आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में आता है, स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे इंडिविजुअल की एबिलिटी को इनहांस किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है। स्किल मतलब स्किल को बढ़ा रहे हैं, आपको स्किल को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, देखो सिंपल लैंग्वेज भी लिखी हुई है यहाँ पर, जिनको दिक्कत होती है वो बस ये लाइन पढ़ के जाए और आराम से पेपर हो जाएगा। इम्प्रूविंग एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क बेटर एंड अचीव प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी अचीव हो जाती है और आपके जो टास्क है वो भी बेटर होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में आता है कि आपकी जो जॉब है, आपके पास चांस होता है, यानी कि इनहांस चांस फॉर गेटिंग जॉब इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। जितना कंपटीशन आज चल रहा है, कंपटीशन हर चीज में, आप उससे लड़ पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, करियर ग्रोथ हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, आपकी स्किल की वजह से। अगर आप अपनी स्किल पे काम करते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो, फिर आपके साथ कितना ही कंपटीशन हो आप लड़ जाते हो, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेथड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो फॉर्मल एजुकेशन आता है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, वर्कशॉप, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये सब आते हैं। यानी कि स्किल डेवलपमेंट, आप अपनी स्किल को कैसे बढ़ा सकते हो। आप कोई फॉर्मल एजुकेशन लेते हो, ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज से सीखते हो, कुछ आप अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन में सीखने जाते हो, कंपनी में सीखते हो, वर्कशॉप में सीखते हो, ऑनलाइन कोई कोर्स बाय करते हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटरप्राइज। पब्लिक और प्राइवेट आपको पता ही है। पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, मैनेज की जाती है और कंट्रोल करी जाती है। और इसमें जो मकसद होता है, फोकस जो होता है वो किस पे होता है, समाज पे होता है, सोसाइटी पे होता है और प्रॉफिट पे भी होता है। फायदा इसका ये रहता है कि इंश्योर एडेप्टेबिलिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मोनोपोली बाय प्राइवेट प्लेयर्स को रिड्यूस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे इंडियन रेलवे है या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे पॉइंट्स आपके किसके आते हैं, पब्लिक के आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और प्राइवेट में तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे उनका मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कंपटीशन को इनकरेज करना, इनोवेशन बढ़ाना, और प्रॉफिट मोटिव इनका रहता है, ठीक है। तो ये आती है प्राइवेट के अंदर। इसके एग्जांपल आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सारी प्राइवेट कंपनी एंटरप्राइजेस हैं। ये छोटा सा एग्जांपल भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उन बच्चों के लिए है जो कि 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, वही शॉर्ट नोट पढ़ें। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनका सिलेबस मैंने अभी करवा दिया है। बाकी अगर आप समझ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी उठा के दे देता है। ऐसे तो बहुत सारे शॉर्ट नोट हैं, ठीक है, मैं आपको सारे समझा देती हूँ, ठीक है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में ही है, ज्यादा बड़े नहीं है, मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ, और इसको आप शॉर्ट नोट
आप लिख के आ सकते हो वहाँ पे। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मतलब पैसों का मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करना। पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे प्लानिंग करनी, ऑर्गेनाइजिंग करनी, डायरेक्टिंग करनी, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो सही तरीके से फंडिंग करनी पड़ती है, सही तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पैसा लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। वेल्थ भी इससे मैक्सिमाइज होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आप अपने फंड को एक ढंग की जगह पे लगाएं, वेस्टेज ना करें, वेस्टेज से बचना है आपको और सही जगह पे लगाने हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी कि आपको अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आनी है, यानी कि आपको डेट और इक्विटी के अंदर बैलेंस बना के चलना है। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट इन विच अ कंपनी यूजेस एन एसेट बाय पेइंग पीरियोडिक रेंट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है कि हम अपना सामान खरीदने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एसेट को इस्तेमाल करते हैं पीरियोडिक रेंट देके, तो वो आपकी लीज फाइनेंसिंग होती है। और ये जो होती है, आप एक एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं फिक्स पीरियड के लिए और उसके बदले में आप लीज पेमेंट कर रहे हैं, कोई रेंट दे रहे हैं और आप एक इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर रहे हैं, यानी ज्यादा खर्चा ना करके आप कम पैसों में अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ फायदे हैं, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स में आते हैं मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। आपको अपने अधिकार, ये सब चीजें, वैल्यूज, मोरल एटिकेट्स पता होते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया तो आपको पता है कि उसको चाय पानी पूछना आपका फर्ज बनता है। तो ये क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक नॉर्मल बिहेवियर आपको पता होना चाहिए कि उससे कैसे बात करनी है अगर घर में कोई आया तो ऐसे बिजनेस के कुछ एथिक्स हैं, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है। की पॉइंट्स है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप किसी का धोखाधड़ी ना करें, फेयर प्रैक्टिस हो, फ्रॉड करप्शन इन सबसे बचें, और जो भी आपका ट्रस्ट है, रेपुटेशन है, वो भी बिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पेइंग फेयर वेजेस। आपको दिहाड़ी बिल्कुल फेयर देनी है, ऐसा नहीं आप अपने वर्कर को सारा दिन काम कराते हैं और उसको गालियां भी देते हैं और साथ ही साथ उसको जो है सुनाते भी हैं और उसको दिहाड़ी भी पूरी नहीं देते, तो ये चीज गलत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपके बदले में लिए काम कर रहा है तो आपको उसको पैसे भी देने हैं और उसको अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रेड का। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में क्या होता है, आप अपने गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करते हो, बायर एंड सेलर अपनी जरूरत के हिसाब से। ट्रेड में आता है, एक डोमेस्टिक ट्रेड होता है, एक इंटरनेशनल होता है। ट्रेड डोमेस्टिक में कहता है हमारी कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड होता है तो उसे इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। जब हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर जाके कुछ ट्रेड होता है तो उसे हम एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड में क्या होता है, सामान को खरीदा और बेचा जाता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच की जो गैपिंग होती है वो होती है, यानी ब्रिडिंग गैप होता है, यानी साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन संस्था मैं काफी देर से आपको समझा रही हूँ, जो कि स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उसमें लोग काम करते हैं और उनका सबका मकसद एक ही होता है कि कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना है। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को काम को बांटा जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, अलग अलग जिम्मेदारी दे दी, हायरार्की को फॉलो किया जाता है, कोऑर्डिनेशन रहता है मेंबर के बीच में, उद्देश्य भी क्लियर रहता है और पर्पस भी पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओपीसी का, वन पर्सन कंपनी का। नाम से ही क्लियर है, वन पर्सन कंपनी, इसको चलाने वाला सिर्फ एक है, सिंगल इंडिविजुअल होता है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। इसके की फीचर्स क्या रहता है, सिंगल शेयर होल्डर रहता है और डायरेक्टर भी सिंगल होता है। लीगल एंटिटी फ्रॉम ओनर होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन रहती है। ये सारे पॉइंट्स हैं और इसके फायदे क्या है, फुल कंट्रोल रहता है ओनर का, लिमिटेड लाइबिलिटी और इजी कंप्लाइंस रहता है, किसी से पूछने पाछने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है, खुद के डिसीजंस होते हैं। लीडरशिप एंड मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप का मतलब लीड करना, टू एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव करना, ये लीडरशिप में होता है कि आप अब लीड किया जा रहा है, जो अपने नीचे जो भी काम कर रहे हैं उनको लीड करना है। ठीक है, उनको मोटिवेट करना है, तभी काम बढ़ेगा। मोटिवेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने काम को सही करे, अगर उन्होंने कोई अच्छे से काम किया तो उनको मोटिवेशन देना, उनको अच्छे से तारीफ करना, उनको बदले में कुछ पर्क्स देना, तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मोरल बूस्ट होता है, टीम वर्क भी इंक्रीज होता है, सॉरी, एंश्योर गोल अचीवमेंट। ठीक है, जैसे रिवॉर्ड्स दे देना, वही सारे पॉइंट्स है, क्लियर कम्युनिकेशन बिठाना एम्प्लॉय के साथ, ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है ना पीएलसी, इसको रट्टा मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ यहाँ बना नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो आपको कराया था ना, वन शॉट कराया है, तो उसमें मैंने पीएलसी का चार्ट बनाया था, तो आप वहां से देख लेना, बट इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। पीएलसी में आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, नहीं तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, वैसे तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी कराया है।
पीएलसी क्या होता है, एक स्टेज ऑफ ग्रुप प्रोडक्ट होता है, स्टेज प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट, कि हमारे मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट जब आता है नया नया, तब उसकी क्या सिचुएशन होती है और कुछ टाइम बाद क्या होती है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हमें सेल कम होती है और कॉस्ट भी कम होती है हमारी। ये इंट्रोडक्शन फेज है, जैसे नया नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है। उसके बाद होती है ग्रोथ, ग्रोथ मतलब इंक्रीज होती है, सेल बढ़ जाती है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है मेच्योरिटी आती है, सेल बिल्कुल पीक पे आ जाती है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है कि जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगता है तो और बहुत सारे लोग आपकी सेल्स पे नजर रखते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी ये प्रोडक्ट बेचें या हम भी ये सर्विस दें। तो जो सेल होती है बहुत पीक पे होती है, फिर होती है डिक्लाइन, फिर आपके 10 कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, आपकी सेल फॉल कर जाती है और प्रोडक्ट भी धीरे धीरे गिरने लगता है। तो ये जो स्टेज आती है वो होती है पीएलसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, समाज की जो जिम्मेदारी है। ये एक ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी एंड ऑपरेट एथिकल। इसको बस मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, होता पता है क्या है कि मान लो कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो, कोई आपने मान लीजिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप अपनी एक फर्म चला रहे हैं, और मान लो आपके कोई पड़ोस की कोई जो भी एक लड़का या लड़की आपकी फर्म में रिज्यूम लेकर आ जाती है और बोलती है कि मुझे भी जॉब पे रख लो। तो अगर आप नहीं रखते हो तो आप समाज में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपनी सोसाइटी को जो है वो कुछ नहीं करा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है कि आपके जो कुछ योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है समाज में, वो आपको देना पड़ता है, यानी कि आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो एग्जांपल दिया वही होगा, ये तो एक टॉपिक को समझाने का तरीका है। अब देखो आपको सारे टॉपिक समझ आएंगे, सारे एग्जांपल समझ आएंगे। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अब मान लो आपने फैक्ट्री लगा दिया, अब आसपास वाले लोगों के बारे में ना सोच के कूड़ा करकट वहां फैला रहे हो, तो यानी कि आप समाज के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने बारे में सोच रहे हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट है, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं, चैरिटेबल डोनेशन है, ये सारी चीजें आती हैं आपके समाज के अंदर, कि अगर आज आपके पास पैसा है तो आपको दान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी जेब भर रहे हो और आप दान कुछ नहीं दे रहे, कोई चैरिटी का नहीं दे रहे, कोई आप लेबर के साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, तो ये सब चीजें गलत है। अगर आप ये सब चीजें करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा और समाज में आपकी एक अच्छी रेपो होगी। इंपॉर्टेंस आता है, इससे रेपुटेशन बिल्ड होती है, अगर आप सारी चीजें करोगे तो रेपुटेशन ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर होता है, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट भी स्ट्रेंथ होता है। कम्युनिकेशन में आता है कि आप कम्युनिकेशन यानी कि हम जो प्रोसेस है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, इंफॉर्मेशन को आप जो है वो शेयर कर रहे हो, पीपल आपस में जो बात हो रही है, जैसे वर्बल होती है स्पोकन, कुछ रिटर्न होती है लिख के फोन पे बात करना, ये सब। नॉन वर्बल में गेस्चर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस के एक्सप्रेशन अच्छे हैं बेकार हैं। फॉर्मल में आता है ऑफिशियल चैनल इन ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल में कैजुअल जो आप बात करते हो, कलीग्स जो बात करते हो, वो इनफॉर्मल होता है। और जो कलीग अपने ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो फॉर्मल है, और जो कंपनी के बाहर जाके बात कर रहे हैं वो इनफॉर्मल है। इंपॉर्टेंस में आधा डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट होती है और रिलेशनशिप भी मेंटेन होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होती है, इससे कम्युनिकेशन से एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंचाइज का। देखो फ्रेंचाइज एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी जो होती है वो अलाउ करती है दूसरी पार्टी को कि मेरे बिजनेस के ब्रांड को, प्रोडक्ट को, बिजनेस मॉडल को इस्तेमाल कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, सबवे। अब मान लो कि जिसने मैकडोनल्ड स्टार्ट किया था, अब उसने अपनी फ्रेंचाइजी बहुत सारे स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में दे दिया, और उसने बोला मुझे मेरी ब्रांड का पैसा दे दो, हम आपको बनाना सिखा देंगे, सेम वैसा ही मैकडी का बर्गर बनेगा और वैसे ही लेबर भी प्रोवाइड होगी, सब कुछ प्रोवाइड होगा। यानी कि क्विक एक्सपेंशन होता है, यानी कि आपको बस पैसा लगाना है, आपका बिजनेस को सपोर्ट भी मिल रहा है, बिजनेस रिस्क कम है, बस आपको एक बार क्या करना है, फीस और पे करनी है, उसके बाद आपकी सेल तो होनी तय है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक, जो काफी अच्छे से मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कर देना, और प्लीज कमेंट में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का यानी कि BCOC 132 का जो सब्जेक्ट कोड है इग्नू के अंदर, इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर दिखने वाले हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको जो लिखा हुआ है सेम वैसा क्वेश्चन हो भी सकता है, मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, बस टॉपिक आपको पकड़ना है। ठीक है। अब लेट सपोज मैं समझा देती हूँ, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हम तीनों का डिफरेंस करवा रही हूँ मैं आपको। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर आपको डिफरेंस ज्यादा करने होते हैं, क्योंकि डिफरेंस से क्या होता है, लाइन टू लाइन चीजें समझ आ जाती है, याद भी हो जाती है, और कोई भी टॉपिक उनमें से आए तो आप कर पाओगे। जैसे सिर्फ बिजनेस की डेफिनेशन आई, फीचर आए तो भी आप कर पाओगे।
2 का डिफरेंस आए, 3 का डिफरेंस आए, डेफिनेशन आए, एग्जांपल आए, एडवांटेज आए, सब आप इसमें से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे मिल जाता है, नोट्स प्लस गेस्ट पेपर का कॉम्बो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि आपके सामने है, 8178359562 पर जाकर आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बेसिकली बीकॉम जी के हो, बीकॉम एफ के हो, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही रहेंगे, ठीक है। कंपैरिजन की बात करें तो बेसिक की बात करें तो बिजनेस होता क्या है, तो एंटरप्रेन्योरल डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। अगर कोई चीज की लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो जरूरी होंगे तो ही लिए जाएंगे, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन में आप इसको सीए, डॉक्टर, इनसे सब समझ सकते हैं। इनकी प्रॉपर एक मेंबरशिप ऑफ पर्सनल बॉडी होती है, इनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है इनके कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो वो प्रोफेशन में आता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है एंड सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है, सो दैट आप एम्प्लॉयमेंट में काउंट होते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो कोई भी पर्सन है जिसका नाम है गोलू, वो एक कंपनी में काम करने जाता है, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो यानी कि वो किस कैटेगरी में आएगा, वो एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आएगा। अगर ये कोई पर्सन है वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है तो वो बिजनेस में आएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसको अपना प्रोफेशन में जाना है, पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल उसमें जाना है, जैसे सीए, डॉक्टर वगैरह, लॉयर, ये सब करना है, तो वो एक प्रोफेशन बॉडी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिजनेस के सेकंड पॉइंट की, नेचर ऑफ वर्क की, तो उसके अंदर है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक। यहाँ पे बिजनेस में क्या होता है, जो भी सामान या फिर सर्विस जो होती है वो पब्लिक को दी जाती है। जो भी कंज्यूमर है जिसको गुड्स की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, या पब्लिक को सर्विस की ज़रूरत है, तो वो यहाँ बिज़नेस में दी जाती है। जैसे किसी ने अपना सैलून खोल लिया, वो अपनी सर्विस दे रहा है, किसी ने अपनी दुकान खोल लिया, अपना शोरूम खोल लिया, तो वो गुड्स बेच रहा है, तो वो बिज़नेस में आता है। प्रोफेशन में कौन आता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। यहाँ पे सर्विसेज बिल्कुल एक्सपर्टीज़ होती है, एक्सपर्ट होते हैं इसके अंदर, क्योंकि सीए, डॉक्टर, लॉयर्स, इनको पढ़ाई करने में 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, फिर इनकी काफ़ी सालों की ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद ये प्रोफेशनल बन जाते हैं और ये एक्सपर्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर्टिकुलरली अकाउंटिंग की फील्ड में एक्सपर्ट माना जाएगा, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में कहा था, मैं साथ साथ ना आपको एग्जांपल से भी रिलेट कर रही हूँ, सो दैट आप मैटर को बढ़ा के भी लिख पाओ। एम्प्लॉयमेंट में आता है परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस, यानी कि जो हमारी वर्क जो हो रहा है, यानी कि कोई पर्सन किसी की कंपनी में जा रहा है, काम कर रहा है, उसको बदले में सैलरी मिल रही है, यानी कि उसने क्या किया यहाँ पे, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जब जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपने काम को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ बिज़नेस की, तो इसके अंदर कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है, बिज़नेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कोई 8th पास है, 10th पास है, 12th पास है, तो बिज़नेस कर सकता है, ठीक है। रिवॉर्ड्स में इनको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस का साइज़ कैसा है, छोटा है या बड़ा है। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो कैपिटल ज़्यादा, अगर आपके बिज़नेस का जो साइज़ है वो छोटा है तो कम कैपिटल भी चल जाएगी। रिस्क इसके अंदर रहता है अगर आपका जो बिज़नेस है, ठीक है? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ सो दैट आपको चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है? अगर आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं और आपको रिस्क कम लेना है तो आप कैपिटल कम लगाएँगे। अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, आपको लगता है रिस्क ज़्यादा होगा किसमें? अगर आपका बिज़नेस जो है वो काफ़ी बड़े स्केल पे है तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है? लेकिन प्रॉफिट भी अच्छे खासे होंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके बाद ये जो होता है ट्रांसफर हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो उसमें यहाँ पे आता है, थर्ड पे आता है क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है इन स्पेसिफिक फील्ड, ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपर्टीज आती है, तभी उसके अंदर एक्सपर्टीज आती है। प्रोफेशनल फी वगैरह चार्जेबल होती है। लिमिटेड कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड होती है जब भी उसको एस्टैब्लिश करना है, जैसे कि कोई सीए डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद अपना क्लिनिक खोलेगा, तो बहुत लिमिटेड सी कैपिटल चाहिए उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसको यहाँ पे सिर्फ मेन ज़्यादा होती है नॉलेज, ठीक है। फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क होते हैं, और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता इसके अंदर। कोई अपनी सीए और डॉक्टर की डिग्री आगे नहीं जो है दे पाएगा, किसी को अपना ज्ञान नहीं बांट सकता। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इसके अंदर फॉलो किया जाता है प्रोफेशन में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर बदले में उसे सैलरी या दिहाड़ी मिलती है, कि कोई भी पर्सन किसी की कंपनी में काम करने जा रहा है, उसको वहाँ पे सैलरी मिलेगी, यानी महीने की सैलरी होती है, वेजेस मतलब दिहाड़ी जो दिन की मिलती है। कोई कैपिटल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, जेब से कुछ भी नहीं लगाना, बस काम करना है, बदले में पैसा लेना है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपकी कोई पूंजी या कैपिटल नहीं लगने वाली। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कोई भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। नॉर्म ऑफ बिहेवियर लेट्स डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। इतना समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन ऑफ शोरिंग एंड आउटसोर्सिंग, ठीक है।
तो ऑफशोरिंग क्या होता है? रीएलोकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, कि आप अपने बिजनेस को रीएलोकेट कर रहे हो, एक ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जिसमें आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ काम कर रहे हो। बेसिकली यहाँ क्या होता है, फोकस होता है कॉस्ट की रिडक्शन में, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट की पर्टिकुलर कॉस्ट जो आ रही है उसमें रिडक्शन हो, कम से कम हो। और यहाँ पर एम क्या रहता है, मकसद क्या रहता है कि हम ट्रांसफरिंग एक्टिविटीज और ऑफिस, हम अपने ऑफिस वगैरह को या फिर एक्टिविटीज को ट्रांसफर कर पाए। फंक्शन आर परफॉर्म बाय एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्था के जो एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ पर अपना परफॉर्म करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस रीएलोकेशन विद इन अ कंट्री और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी बिजनेस का जो प्रोसेस हो रहा है रीएलोकेशन विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर हो रहा है बेसिकली, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है। फोकस श्योरली ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटीज पे काम करता है। इनका मकसद होता है एम टू ट्रांसफर ऑपरेशन टू थर्ड पार्टी। वो कहते हैं ना बीपीओ वगैरह जो होता है, जिसमें आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि कंपनी का के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें कि कॉल सेंटर वगैरह की जॉब वगैरह सुनी होंगी आपने, तो उसमें थर्ड पार्टी को काम दे दिया जाता है कॉलिंग वगैरह का, सो दैट जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट नहीं होता, यानी कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट कह रही हूँ, मतलब जो मेन है, जो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है और हम थर्ड पार्टी से करा सकते हैं, तो आउटसोर्सिंग में आता है। फंक्शन आर परफॉर्म बाय नॉन एम्प्लॉय, और इसमें जो काम किया जाता है वो नॉन एम्प्लॉइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, होता क्या है? प्राइमरी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, अ कैपिटल मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर इशू फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट वेयर सिक्योरिटी आर इशू फर्स्ट टाइम, पहली बार जब हमारी सिक्योरिटी इशू की जाती है तो उसको हम प्राइमरी मार्केट में कंसीडर करते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट फॉर ट्रेडिंग प्रीवियसली इशू सिक्योरिटी, यानी कि प्राइमरी के बाद आती है सेकेंडरी, ये ऑलरेडी इशू हुई हुई होती है पहले से ही, ठीक है, उसके बाद का ये मार्केट आता है, यानी कैपिटल मार्केट फॉर ट्रेडिंग। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट, जो होती है वो न्यू इशू मार्केट होती है, जबकि ये आफ्टर इशू मार्केट होती है, ठीक है, पहले इशू मार्केट होती है, उसके बाद सेकेंडरी आती है। प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसमें आता है कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, फ्रेश स्टॉक ऑफ कंपनी, कंपनी ने कोई नए अपने फ्रेश स्टॉक्स निकाले हैं, नोट्स, बिल, वो सारे प्राइमरी मार्केट में आते हैं, जबकि सेकेंडरी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इंटरमीडिएरीज की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बैंक एंड अदर अंडरराइटर फर्म्स आते हैं, इसमें ब्रोकर्स आते हैं, बीच के लोग आ जाते हैं। टाइप ऑफ परचेजिंग की बात करूँ तो ये डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है, पार्टी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन द इशूइंग कंपनी एंड इन्वेस्टर, के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस अमंग इन्वेस्टर एंड ट्रेडर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इशू कंपनी, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के इशू कंपनी के, तो यहाँ पे जो है बाइंग एंड सेलिंग चलती है। नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो प्राइस ऑफ शेयर यहाँ पे फिक्स्ड रहता है, जबकि यहाँ पे फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज होता रहता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। बेनिफिशियरी की बात करूँ तो यहाँ पे इशूइंग कंपनी आती है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि बेनिफिटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखो, आप इसको अपने कोड से भी समझ सकते हो, अपने ड्रेस कोड से भी समझ सकते हो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आप इसे समझे कि जैसे हम हमें कहीं जाना होता है, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं, तो हम प्रॉपर एक सेटअप होके जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल ड्रेस, आप पता है पार्टीज वगैरह में जाते हो तो इनफॉर्मल ड्रेस कोई भी आप कैरी कर लेते हो, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है इज एस्टैब्लिश विद द एक्सप्लिसिट एम ऑफ अचीविंग वेल डिफाइंड गोल, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमारा मेन मकसद वही होता है, इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश करी जाती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टुगेदर बाय अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स, हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, एक ना हायरार्की फॉलो होती है कि अगर आपको अपने से कोई भी एम्प्लॉय को डाउट है तो वो अपने से जो है ऊपर वाला जो होगा उसका, जस्ट ऊपर वाला जो होगा उससे बात करेगा, वो ऊपर वाला फिर आगे बात पहुँचाएगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सीईओ तक जाके बात कर लोगे, ठीक है? तो वो वाली चीज़ नहीं होती है। तो एक हायरार्की मेंटेन होती है जो कि टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडल, फिर सुपरवाइजरी लेवल पे काम करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज सर्टेन टास्क व्हिच आर टू बी कैरिड आउट ऑफ अचीव इट्स गोल, यानी कि वो अपने टास्क वगैरह पूरे करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। द रोल एंड रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन पर्सनली डिफाइंड, ठीक है। रोल एंड रिलेशनशिप जो होते हैं पीपल के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली डिफाइंड होते हैं, किसका क्या काम है, किसको किससे बात करनी है, ये सारी चीजें आती है। जैसे आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे आप अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में देखते होगे कि आपको कोई भी डाउट होता है, तो जाके आप कॉलेज के मैनेजमेंट से बात नहीं करते, पहले अपने प्रोफेसर वगैरह से बात करते हो, देन आफ्टर उसके बाद ट्रांसफर होती है चीजें। In formal organization, the social and psychological needs and interest of the member
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट लिटिल अटेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नीड्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे वर्क करता है, हर एक चीज़ देखी जाती है, कितनी अटेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर के अकॉर्डिंग हमें मिलनी चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक फॉलो करता है एक सर्टेन प्री डिफाइंड पैटर्न और पाथ को। मैंने जो अभी आपको समझाया, आपने क्लास 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी, उसमें हायरार्की वाला जो आपका जो डायग्राम है वो आपने समझा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है, एक पैटर्न पाथ फॉलो होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली स्लो टू रिस्पॉन्ड एंड अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन एंड रिलेटिव्स। जो छोटे मोटे रिस्पॉन्ड हैं, कुछ कुछ अगर चेंज होना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन हमें अपने पूरे रूल्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्प्रिंग ऑन इट्स ओन, इट गोल डिफाइंड एंड इंटेंजिबली, ये ना दिखाई नहीं देता, ठीक है। मतलब इसका जो उद्देश्य है ना वो बिल्कुल डिफाइंड तो इतना नहीं है, लेकिन इंटेंजिबल है, जो कि दिखाई नहीं देता, ठीक है। सिर्फ आप फील कर सकते हो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द जनरलाइज्ड शॉर्ट ऑफ द पावर रिलेशनशिप। पावर इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज basis other than rational legal right. Informal organization does not have any way well defined task. इसमें कोई well defined task वगैरह नहीं होते, कोई proper path नहीं होता, कोई किसी से भी बात कर सकता है, जिसको भी डाउट हो वो जो है बात कर सकता है। इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द रिलेशनशिप अमंग पीपल आर इंटरपर्सनल, और ये काफी इंटरपर्सनल होता है, पर्सनल नहीं होता। अगर इसके अंदर हम बात करें रिलेटिव फ्रीडम की, बात कर सकते हैं। रिलेटिव फ्रीडम हो गया, होमलाइनेस एंड वार्मथ हो गया, ये सब आता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेसिकली वो हमारे मेंबर के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रायोरिटी होती है वो हमें मिल जाती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन पैटर्न जो होता है वो बहुत नेचुरल सा होता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, पाथ जैसे क्लियर कट होता है वैसा नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डायनेमिक एंड वेरी विजिलेंट, इट इज सेंसिटिव टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि कंपनी के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम हो रहा है तो वर्कर जो है अपने जो अपने से जो बड़ा जो होता है कंपनी के अंदर, उससे वो आराम से बात कर सकता है, ठीक है, फ्रीली बात कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि उसको प्रॉपर वे में ही बात करनी है, कैसे भी कर सकता है। इनफॉर्मल है क्योंकि आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि कोई कंपनी में दो कलीग्स जो है बात करते हैं, बिल्कुल फॉर्मल सर सर करके बात करते हैं, तो वो फॉर्मल हो गया। लेकिन जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो वो आपस में जो है नाम लेके या जैसे भी उनका जो भी रिलेशन है, ठीक है, ज़्यादा क्लोज है या कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो बात कर पाते, तो वो इनपर्सनल है। यानी कि आपका कैसा हुआ, इनफॉर्मल हुआ, ठीक है। बाहर वाला जो है इनफॉर्मल है और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो फॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेयर एंड डिबेंचर का, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आए हैं। शेयर क्या होता है, यूनिट ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी। कंपनी के अंदर आप देखते होंगे कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है। और वो जो पर्सन्स होते हैं जिनको नीड होती है अपने प्रॉफिट को डबल करना है, डिविडेंड अच्छा चाहिए, तो वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर से हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, यानी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं शेयर्स के अंदर। डिविडेंड आर ओनली पेड व्हेन प्रॉफिट आर मेड, जब प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। और डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, इसके अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलता है, कुछ फिक्स नहीं है हर बार का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिक्वायर सिक्योरिटी, ठीक है। होल्डर है वोटिंग राइट, यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं उनका अधिकार है कि वो अपने वोटिंग राइट दे सकते हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पे, एट डिसोल्यूशन दे आर पेड लास्ट, जैसे डिसोल्यूशन होगी, कंपनी डिसॉल्व होगी, तो वो एट लास्ट उसको प्रॉफिट मिलेगा। डिबेंचर्स में क्या होता है, ये थोड़ा अलग होता है, इसमें भी कंपनी को जरूरत पड़ती है पैसों की और वो डिबेंचर जो है इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बस फर्क यहाँ होता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न यहाँ मिलता है, चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे नुकसान हो। इंटरेस्ट ऑफ लोन एडवांस टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर टू द कंपनी, ये ना क्रेडिटर होते हैं, यानी कि उधारी ली गई है, कंपनी ने उधारी ली है और फिक्स अमाउंट जो ब्याज है वो दिए जा रहे हैं, 9%, 10%, 12%, जो बैंक नहीं दे पा रहा। डिबेंचर अर्न इंटरेस्ट विच इज एन एक्सपेंस टू द कंपनी, डिबेंचर से जो इंटरेस्ट जो अर्न हो रहा है जो कि कंपनी के लिए खर्चा है, ठीक है। डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि जो भी डिबेंचर लेता है उसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलती है, लेकिन वो कंपनी के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मस्ट बी पेड विद और विदाउट प्रॉफिट, विद और विदाउट प्रॉफिट हम यहाँ पर जो है उसको पे कर सकते हैं। मे और मे नॉट रिक्वायर सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन इसमें वोटिंग राइट नहीं होता। देखो दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। शेयर होल्डर में क्या होता है कि प्रॉफिट आपको तभी मिलता है जब फायदा होगा, लेकिन डिबेंचर में क्या प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, लेकिन वोटिंग राइट शेयर होल्डर को मिलती है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेंट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, ठीक है। जैसे डिसॉल्व होगी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, डिबेंचर होल्डर को उसको पैसा देना, इंटरेस्ट देना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन आया है ना, इतनी बार क्वेश्चन है मैं बता नहीं सकती, कभी कैसे घुमा के पूछता है, कभी कैसे पूछता है। कभी कभार क्या करते हैं इग्नू वाले की प्लानिंग की पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करने को बोलते हैं,
तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है, प्लानिंग का कोई एक फीचर उठा लिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है एक स्टेटमेंट की तरह और एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं मुझे कमेंट करके कि मैम आपने तो क्वेश्चन बताया था व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, लेकिन वो क्वेश्चन तो आया नहीं। तो देखो भाई, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर फीचर आपने पढ़े हैं, तभी मैं बोल रही हूँ कि वन शॉट देखे बिना बिल्कुल मत जाना, आपकी बुक से ही करवाया है मैंने, ठीक है। तो आपको वन शॉट प्लस गेस्ट पेपर जरूर करना है, और साथ में नोट्स वगैरह हम लोगों ने रेडी कर रखे हैं, वो भी पढ़ लोगे तो सफिशिएंट रहेगा, पेपर उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई इग्नू की बुक खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, उसके लिमिटेशन वगैरह के बारे में बात करें तो प्लानिंग क्या है। आप जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसको बिल्कुल भूल जाओ। आप बस इतना समझो कि प्लानिंग एक्चुअल में होती क्या है। आपको, आप सोचो कि आपका एग्जाम है, ठीक है। आप मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप प्लान बनाते हो कि हम कितनी देर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कैसे पढ़ाई होने वाली है, कहाँ से हम पढ़ाई करेंगे, यूट्यूब से पढ़ाई करेंगे या फिर सेल्फ स्टडी करेंगे। ये सारी जो प्लानिंग होती है, जब हमारा गोल जो होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, वो अगर बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल पक्का है, तो हम ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिसको हम प्लानिंग का नाम देते हैं। और ऐसी प्लानिंग करते हैं जो 100% तक तो सही नहीं होती, लेकिन 99% तक सही हो जाती है अगर हम उसी टाइम टेबल पर टिके रहते हैं तो, ठीक है। 100% भी हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने गोल को लेके बिल्कुल सोच ही लिया, आपने ठान ही लिया कि नहीं ये टाइम टेबल फॉलो करना है, ऐसी प्लानिंग करिए तो ऐसे ही काम करना है, तो प्लानिंग, प्लानिंग हर चीज में प्लानिंग चाहिए होती है, चाहे वो किसी के घर में मैरिज है, कोई फंक्शन है या फिर कुछ भी है, या शॉपिंग करनी, हर चीज में प्लानिंग चाहिए होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, जो अपने एम्प्लॉयज रख रही है, प्रॉफिट कमाना है, अपने प्रोडक्शन कर रही है, सामान बना बना के बेच रही है, तो वो क्यों नहीं प्लानिंग करेगी, करेगी ना। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। It is difficult to manage operation without formal planning. It is important for the organization to move towards achieving goal, but we have often seen in our daily life also that things do not always go according to the plan. वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको अभी समझाई हिंदी में। और प्लानिंग जो होती है, कभी कभार क्या होता है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आज आपने प्लानिंग करी है कि आप पढ़ाई इस तरीके से करो, और मान लो बीच में आपका कोई सिलेबस चेंज हो जाता है, एक दो चैप्टर ऐड ऑन हो जाते हैं, कम हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो इस तरह कोई भी मेथड फॉलो हो रहा है कि कॉस्ट इतनी ही आनी चाहिए, लेकिन मान लो कि कुछ हमने ऐसा कुछ लॉन्च कर दिया कि, या फिर हमने कुछ ऐसा सोचा कि नहीं बाय वन गेट वन निकालेंगे एक्स्ट्रा सेल करने के लिए, या फिर हम कुछ और एक्स्ट्रा जो है उसमें कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत जो डायनेमिक नेचर है, यानी कि जो बदलाव है, वो हमें थोड़ा बहुत टाइम के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो हम हार जाएंगे, हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते। तो मेजर लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की, प्लानिंग की सबसे पहले जो है बुराई जो आती है वो आती है प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप द स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो होता है हम लोग अपने गोल बनाते हैं। These plan then decide the future course of the action and the manager may not be in a position to change it. The kind of rigidity in plan may be create difficulty. देखो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग प्लान ऐसा सख्त वाला बना लेते हैं जिसमें चेंज होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है। तो यानी कि फ्यूचर के हिसाब से जब हम सेट कर देते हैं उस पोजीशन को उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग जो होती है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डायनेमिक, नथिंग इज कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डायमेंशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल एंड social dimension. The organization has to constantly adapt itself it changes. It becomes difficult to accurately assess future trend in the environment if economic policies are modified or political condition in the country are not be stable or there is a natural calamity. देखो अब आपदा वगैरह कोई भी, जैसे अब मैं एग्जांपल लेती हूँ कोविड का, ठीक है। कोविड का ले लो या फिर कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हम अब कोविड से पहले मान लो जिन्होंने अपने नए नए बिजनेस स्टार्ट किए थे, ठीक है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा सा किया था कि जिसमें उनको लग रहा था कि नहीं अब हमें क्या करना है, हमें अपना शोरूम खोलना है, क्या उनको पता था कोविड आ जाएगा, सारे के सारे शोरूम जो चल रहे थे इतने टाइम से वो सारे बंद हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। तो यानी कि जो प्लानिंग है मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट कभी प्लानिंग काम नहीं करती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है हम अपने डिसीजन चेंज नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो फिर फेल हो जाते हैं, और फ्यूचर के ट्रेंड के हिसाब से हम एक्यूरेटली चीजें सोच पहले से नहीं सकते, कुछ चीजें हमें फ्यूचर में आने के बाद या वो टाइम बीतने के बाद पता चलती हैं। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये ना हमारी प्लानिंग जो होती है, हम पहले से अगर प्लानिंग करते हैं तो क्रिएटिविटी को खत्म करती है, रिड्यूस करती है। वो कैसे, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, और ये किसके द्वारा होती है प्लानिंग, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा।
अब प्लानिंग ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के एम्प्लॉय को बोल देंगे तुम प्लानिंग कर लो कि कितना प्रोडक्शन होना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्लान, यानी वो सिर्फ किस लिए है हमारी कंपनी के अंदर, ताकि जो प्लान या गोल जो बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, तो उसमें वो उस पाथ पे चलने के लिए हैं, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान नॉर बी आर दे परमिटेड टू एक्ट एज दे ओन। वो कुछ नहीं कर सकते, वो बस उस पाथ पे चल सकते हैं, ठीक है, जो जो बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग जो होती है वो इन्वॉल्व करती है ह्यूज कॉस्ट को। व्हेन प्लान आर ड्रॉन प्लान आर ड्रॉन अप, huge costs are involved in their formulation. They may be in term of time and money. For example, checking accuracy of facts may involve lots of time. यानी कि huge cost लगती है, टाइम तो लगता ही लगता है और पैसे भी लगता है। डिटेल प्लान बनाने के लिए कैलकुलेशन, फिगर, ये सारी चीजें में पैसा लगता है। कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि प्लानिंग करने में जितने ज्यादा आप प्लानिंग करेंगे, हम मानते हैं ना कि हम उतना ज्यादा अच्छा वर्क कर पाएंगे, उतना जल्दी हम गोल तक पहुंच पाएंगे। तो समटाइम प्लान टू बी ड्रॉन अप टू टेक सो मच ऑफ टाइम, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, जरूरी नहीं है कि आपकी प्लानिंग आपको सक्सेस देगी ही देगी, वो डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपने प्लानिंग किस अकॉर्डिंग करी है, उसके अकॉर्डिंग ही सक्सेस डिपेंड करती है। लेकिन गारंटी नहीं है आपकी सक्सेस की, आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप उस पर कितना ही टाइम लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो इसमें होता क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले मैनेजमेंट जो होता है वो यहाँ पे कुछ कैटेगरी बताई गई है, जैसे कि हमारे ऑपरेशन, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोक्यूरमेंट, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स हो गया, आरडी हो गया एंड डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से ये कुछ कैटेगरीज हैं जो डिपार्टमेंट है बताए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन के बारे में बात हो रही है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के फंक्शंस के कुछ फायदे हैं, हाँ बिल्कुल सिंपल होते हैं, लॉजिकल बेसिस होते हैं। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है, तो ये अपने अपने फंक्शन करते हैं और इससे ना काफी चीजें सिंपल हो जाती है। अगर हमें कोई भी चीज प्रोडक्शन से रिलेटेड निकालनी है, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। जैसे आपके स्कूल में क्लासेस होती है ना, और उसके ऊपर सेक्शंस लिखे होते हैं, ये 10th क्लास है या 11th क्लास है, जो भी आप पढ़ के आए हो, फिर A B C आपको ढूंढने में आसानी होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन इसमें काफी रहती है क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है, तो एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट में डाला जाता है उस वर्कर को। कोऑर्डिनेशन काफी इजीली हो पाती है एंड ट्रेनिंग एंड कंट्रोल भी रहता है इसके अंदर, सुपरविजन भी इजीली होता है, और ये स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी सुटेबल है। इसकी कुछ बुराई है, जी हाँ बिल्कुल है, देर इज अ टू मच, मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, तो सबसे पहले आता है कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, यानी कि झगड़े वगैरह भी हो जाते हैं डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। जैसे कि डिलीवरी डेट प्रॉमिस बाय द सेल्स डिपार्टमेंट मे नॉट बी होनर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि कभी कभार क्या होता है, डेटा इधर उधर हो गया, वो बोलेगा कि ये तो मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, तो इस प्रकार से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देयर में भी डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के कंट्रोल की एक्टिविटीज में भी दिक्कत आ जाती है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप इस प्रकार से समझो, जिस जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उससे पैसा कमाएंगे तो इकोनॉमिक है। जब उसके आगे नॉन लग जाता है तो यानी कि वो उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। अब जैसे कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई अपनी सर्विस दे रहा है, कोई सैलून चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, क्योंकि उनका मकसद जो है पैसा कमाना है, अपनी प्रॉफिट जनरेट करना है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है यहाँ पर कि यहाँ पर उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है। जैसे कि जो मदर है, ठीक है, वो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, ठीक है, तो वो क्या उससे पैसे लेगी, नहीं लेगी, तो इस प्रकार से वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। बाकी आप इसको बना के लिख सकते हैं। व्हाट आर द ई कॉमर्स एक्सप्लेन इट्स मॉडल, यहाँ पे ई कॉमर्स के बारे में पूछा गया है, ई कॉमर्स होता क्या है। तो ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ही होती है, सामान बेचा और खरीदा जाता है, लेकिन इंटरनेट के द्वारा। जैसे आप अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म पे जाके, वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन मार्केट स्पेस पे जाके सामान खरीदते हो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे आपके जो हैं वो क्या हैं, सामान खरीदने और बेचने के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि आप इंटरनेट के द्वारा कर पा रहे हो। मॉडल ऑफ ई कॉमर्स की बात करूँ तो B2B होता है, B2C होता है। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। आप इसके अंदर अमेजोन की ले लो कि आपको कोई भी सामान खरीदना है, तो आप कौन हो, कंज्यूमर हो, और आपने बिजनेस से खरीद लिया, तो ये B2C है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B क्या होता है, B2B में आता है बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे कोई कंज्यूमर नहीं आता, एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन के पास जा रहा है ये,
तो उसको हम B2B मॉडल बोलते हैं, जिसके अंदर कच्चा माल, जैसे कि एक बिजनेस का काम था कच्चा माल बनाना और दूसरे का काम है प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, तो वो सामान लेके सामान बना लेगा, फिनिश में कन्वर्ट कर देगा, तो वो B2B हो जाएगा। C2C में क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, जैसे कि इंडिविजुअल सेल प्रोडक्ट और सर्विस टू अदर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ने सामान जो है इंडिविजुअली किसी दूसरे अनदर इंडिविजुअल को भेज दिया, तो C2C होगा। जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइक ईबे वगैरह हो गया ना, ये सब आता है इसके अंदर। कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है, इस मॉडल के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस टू बिजनेस, यानी कि इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, ऑफर करता है प्रोडक्ट या सर्विस किसको, बिजनेस को। जैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म आपने सुने होंगे, जिनके पास स्किल होती है, ठीक है, तो वो अपनी सर्विस वगैरह देते हैं, ठीक है, फ्रीलांसर्स आपने सुने होंगे। B2A में क्या होता है, यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग होगी, प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हो गए, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई ई कॉमर्स एक्टिविटी, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। C2A में क्या होता है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, C2A मतलब ई कॉमर्स इन्वॉल्व ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट एंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि आपने अपने टैक्स को ऑनलाइन पे कर दिया और फीस पे कर दी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट की कोई सर्विस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो वो सारे किसमें आते हैं, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स का डिफरेंस बताइए। तो ट्रेडिशनल, आपको बस इतना समझना है, ट्रेडिशनल जो पहले चला करता था, और ई कॉमर्स जो अभी इंटरनेट के द्वारा आप सामान खरीद रहे हो। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस होती है, ई कॉमर्स में इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, क्वालिटी और कॉस्ट होती है, जबकि ई कॉमर्स में स्पीड से बेचा जाता है। और इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल में पावर ऑफ सप्लाईज, प्रोडक्शन, सब्सटीट्यूशन, ये सब होता है, लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, लो बैरियर्स ऑफ एंट्री, बैरियर्स जो होते हैं वो काफी कम होते हैं एंट्री के टाइम पे, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करूँ तो सप्लाई साइड होते हैं, जबकि ई कॉमर्स डिमांड साइड होता है। कस्टमर इंटरफेस की बात करूँ तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, जैसे हम पहले दुकान पे जाके सामान खरीदते थे, तो वो फेस टू फेस है, आप दुकान पे गए, आप सामान लेकर आ गए, आप सर्विस लेने गए सैलून में, आपको मिल गई सर्विस, तो वो ट्रेडिशनल है। ई कॉमर्स में क्या होता है, स्क्रीन टू फेस, यानी कि आप बिजनेसमैन को नहीं जानते इसका एक्चुअल बिजनेसमैन कौन है, कौन इसको बेच रहा है, बस आपने सामान खरीदा और आपका काम हो गया, जैसे कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाते हो ना, वो सब। देखो ट्रेडिशनल तो दुकान का अपना टाइम होता है, तो वो लिमिटेड टाइम पे दुकान खुलेगी तो ये सामान मिलेगा, लेकिन ई कॉमर्स का कोई टाइम नहीं है, 24/7 है, रात को 2 बजे बुकिंग करो चाहे 4 बजे करो। कस्टमर इंटरेक्शन में क्या होता है, सेलर इन्फ्लुएंस करता है आपको कि सामान लो, ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ सर्विस है, मन है तो लो वरना रहने दो, ठीक है। ये इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। ये वाला जो डिफरेंस समझाया उसका क्वेश्चन नीचे है, तो ये ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, ये जिसने बनाया थोड़ा सा वो दिक्कत कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, राइट डाउन सम डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर की अगर बात करूं तो, और प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो, आपको मैं एग्जांपल समझाती हूँ तो इजीली समझ आएगा। देखो आप ना ऐसे समझो, इक्विटी शेयर्स हैं, ये भी शेयर्स ही, ठीक है। इक्विटी में क्या होता है कि आपको ये समझना है कि इक्विटी और प्रेफरेंस में सब नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस। तो आप ना प्रेफरेंस शेयर को रिश्तेदार समझो और इक्विटी शेयर को अपने घर के मेंबर समझो, ठीक है। यानी कि जब भी हमारे घर में आता है कोई भी, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो हम सबसे पहले जो भी बनाते हैं, सबसे पहले मेहमान को परोसते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को आप इस प्रकार से समझो, ये रिश्तेदार है, इनको सबसे पहले देना है खाना, और जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर के हाथ में आ जाएगा, यानी कि जो घर वाले जो खाना बच जाता है फिर वो वही खाते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर को समझना पहले शुरू करते हैं हम लोग। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बट दे कैन बी सोल्ड, यानी कि अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर की, तो यहाँ पे भी डिविडेंड मिलता है, यानी कि प्रॉफिट मिलता है शेयर्स पे, और इक्विटी में भी मिलता है। बट सबसे पहले अगर बात करूँ तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे मिलता है, नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो मोर देन इक्विटी शेयर होती है, ठीक है। इस प्रकार से रहता है। जबकि यहाँ पे बात करूँ इक्विटी शेयर की, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों का नंबर यहाँ पे आता है, और जो नॉमिनल वैल्यू होती है लेस देन प्रेफरेंस शेयर होती है। डिविडेंड नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, इट्स लैप, वो लैप्स कर जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर इफ नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी कि वो डिविडेंड जो होता है वो एक्यूमुलेट करता है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, अगर पे नहीं होता ड्यूरिंग द करंट ईयर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट नोट का है, ओपीसी का और फ्रेंचाइजिंग का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ओपीसी के बारे में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन वन पर्सन कंपनी को ये डिफाइन करता है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि वन पर्सन कंपनी होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग
Provide that the company may be formed for any lawful purpose by one person where the company to be formed is to be one person company. एक अकेला व्यक्ति इस कंपनी को चलाता है, that is to say a private company by subscribing its name to a memorandum and complying with the requirement of the act in respect of registration. बेसिकली यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन गिवन है टू द ओपीसी के अंदर. देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो. यहाँ पे वन पर्सन जो कंपनी है, अकेला व्यक्ति जो कंपनी चला रहा है, उसको कोई भी जरूरत नहीं है अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का. द एनुअल रिटर्न कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर एंड नॉट नेसेसरी अ कंपनी सेक्रेटरी. यहाँ पर जो एनुअल रिटर्न जो होती है वो साइन की जा सकती है डायरेक्टर के द्वारा. कोई कंपल्सरी नहीं है कि सीएस ही करेगा, इसको कंपनी सेक्रेटरी करेगा. देर इज नो नेसेसिटी फॉर द एनुअल जर्नल मीटिंग टू बी हेल्ड. और कोई भी एजीएम कराने की आवश्यकता खास है नहीं. स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू जर्नल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग वुड नॉट अप्लाई. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो कि हमारे जर्नल मीटिंग से रिलेटेड हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग ईजीएम जो होता है वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जो हम नॉर्मल कंपनी के फीचर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आता है, लेकिन ये वन पर्सन कंपनी है, अकेले व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही है, तो इसके अंदर ये पॉइंट्स कंसीडर नहीं होते. ठीक है. It would suffice if one director signed the audited financial statement. Financial statement can be filed within a 6 month from the close of the financial year as against 30 days. ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है. नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी. तो फ्रेंचाइजिंग एक बिजनेस मॉडल होता है जिसमें क्या होता है, वेयर अ फ्रेंचाइजर लाइसेंस अ फ्रेंचाइजी टू ऑपरेट अ बिजनेस अंडर द फ्रेंचाइजर ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें मैकडोनल्ड्स का या बर्गर किंग का एग्जाम्पल ले सकते हो. लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर जो है बर्गर किंग जो है वो खोलना है, ठीक है, कोई भी एरिया में, तो मुझे फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी. ठीक है, वो एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर गुडविल ऑलरेडी ब्रांड नेम बना होता है, बस मुझे कुछ करोड़ों रुपए देके वो फ्रेंचाइजी मिल जाती है, और कस्टमर तो ऑटोमेटिक मिल ही जाते हैं क्योंकि गुडविल ऑलरेडी बनी हुई है. ठीक है, एंड द फ्रेंचाइजी पे इनिशियल फीस, और इनिशियल फीस जो बनती है वो देनी पड़ेगी. ऑनगोइंग रॉयल्टीज इन रिटर्न फॉर द राइट. ठीक है, कि हम उनके राइट्स को यूज कर पा रहे हैं. ठीक है, तो उनके कुछ ब्रांड की जो वैल्यू है उसकी वजह से हम इनको पैसे दे रहे हैं. फ्रेंचाइजर कौन होता है, द एस्टैब्लिश कंपनी दैट ओन द ब्रांड एंड बिजनेस मॉडल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फ्रेंचाइजर कौन होता है, जिसने उस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था, जैसे मैकडोनल्ड्स को किसी ने किया होगा, बर्गर किंग को किसने किया होगा, ऐसे इस प्रकार से. ठीक है, फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हमने, जैसे लेट सपोज मैंने फ्रेंचाइजी ली है, तो मैं इंडिविजुअल जो हूँ या कंपनी पे करेगी फ्रेंचाइजर फॉर द राइट टू ऑपरेट, कि वो एक राइट ले रही है कि उस कंपनी को, ब्रांड को, नेम को वो चलाना चाहिए और प्रॉफिट कमाएगी. ठीक है, फ्रेंचाइजी कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं जो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में होते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. वही मैंने आपको बताया कि बिना इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गुडविल बनी हुई है, कस्टमर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. एग्जांपल भी आप देख सकते हो, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, इन सबके नाम ऑलरेडी बने हैं. मेनी होटल्स ऑपरेट द फ्रेंचाइजी मॉडल, और ये काफ़ी सारे मॉडल चल रहे हैं. जैसे आप बर्गर किंग कहीं भी जाते हो तो अलग-अलग कोई भी एरिया में जाते हो तो वहाँ पे वो आउटलेट आपको मिल जाता है. ठीक है, तो इस प्रकार से है. तो नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, एक्सप्लेन फीचर ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद इन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो यहाँ पे बात करते हैं, टू टाइप ऑफ स्टाफ होते हैं यहाँ पे, एक होता है स्टाफ असिस्टेंट, एक होता है स्टाफ सुपरवाइजर. ठीक है, पीए टू मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी टू मार्केटिंग मैनेजर्स, एंड स्टाफ सुपरवाइजर मतलब होता है ऑपरेशन कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर, ये सब आते हैं इसके अंदर. ठीक है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, line and staff organization is a compromise of the line organization. It is more complex that than line concern. Division of work, इसमें क्या होता है कि हमारे काम का बंटवारा होता है, काम को जो है बांटा जाता है उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, स्टाफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम को बांट दिया जाता है. और होल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने काम को टुकड़ों में बांट देती है, यानी कि जो भी स्पेशलिस्ट होता है उस काम से उसको वो काम दे दिया जाता है. ठीक है, देयर इज टू लाइन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी भी कैसी होती है, एक लाइन होती है, एक स्टाफ होती है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स हैं. सबसे पहले बात करें, इन अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द एडवाइस एंड द काउंसलिंग व्हिच इज प्रोवाइडेड टू बी लाइन एग्जीक्यूटिव डिवाइड्स द वर्क बिटवीन द टू. द लाइन एग्जीक्यूटिव कैन कंसंट्रेट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, मतलब जो भी हमारे प्लान्स वगैरह होते हैं इसको एग्जीक्यूट करना. ठीक है, काम को आगे डिवाइड करना, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कितना ही काम कर लेगा, क्योंकि एक अगर हम एक ही पे सारा काम लाद देंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा. थोड़े से थोड़ा टाइम काम अच्छे से होगा लेकिन फिर उसके बाद ऐसे ही होगा, बेकार सा काम होगा, तो वो कोई फायदेमंद नहीं है. एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पे लेनी चाहिए. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर हमारी किसी चीज में हम
स्पेशलाइज्ड हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है कि हम वो काम को जल्दी कर पाएँगे, ईज़िली कर पाएँगे और उसमें हम जो है अपना गोल भी अचीव कर पाएँगे, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, ये सब आता है। लेकिन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइज़ेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, डीमेरिट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग में कमी हो जाती है, साउंड एडवाइस में भी कमी होती है, लाइन एंड स्टाफ के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं आपस में, ठीक है? कोई रिलेशन वगैरह बिगड़ जाता है, ठीक है? या फिर कैन पोज़ अ डिस्ट्रेस ऑन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी के माइंड में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आने लगती है। कॉस्टली तो देखो ये होता ही है, ठीक है? क्योंकि हमें अपने स्टाफ को क्या करना होता है, रिम्यूनरेशन वगैरह देनी होती है, ठीक है? अथॉरिटी ऑफ असम्पशन होता है, इसमें हमें कुछ अथॉरिटी जो हम दे रहे हैं उसकी कुछ असम्पशन्स भी लगानी पड़ती है कि हाँ, ये जो है ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता, इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है लीडरशिप मोटिवेशन। लीडरशिप क्या होता है? देखो लीडरशिप का मतलब है लीडर से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इन्फ्लुएंस किया जाता है, गाइड किया जाता है इंस्पायरिंग इंडिविजुअल, यानी कि और टीम टू अचीव अ कॉमन गोल और विजन, कि हमारा विजन क्या है, ठीक है? जैसे टीएल वगैरह होता है, वो एक एज़ अ लीडर की तरह काम करते हैं, वो आपको लीड करते हैं, ठीक है? गाइड करते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ट्रस्ट वगैरह बिल्ड करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से रहता है। लीडरशिप के कुछ मतलब फीचर्स हैं। सबसे पहला आता है विजन। विजन क्लियर होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट नीड्स टू बी अचीव, कि हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है? और सो दैट अगर हम अपने से नीचे एम्प्लॉयी को, अगर कोई टीएल अपने एम्प्लॉयी को कुछ समझा रहा है तो वो अच्छे से गाइड करे उसको, ठीक है? ये नहीं कि बस हमेशा यही बोलते रहे कि तुमसे तो होगा ही नहीं, ठीक है? तो इस प्रकार से एम्पैथी है, इंटीग्रिटी है, मोटिवेशन है कि हम अपने से अदर्स को जो भी काम सिखा रहे हैं, उसको जो गाइड कर रहे हैं या फिर लीड कर रहे हैं, तो उसको मोटिवेट भी करें साथ-साथ कि हाँ, आपने ये अच्छा किया, अब आगे से और बेटर करना है। ये नहीं कि आपसे तो कभी अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है? तो इस प्रकार से नहीं बोलना। तो लीडरशिप के कुछ इम्पोर्टेंस हैं, सबसे पहला गोल्स को अचीव करता है ये लीडरशिप, ठीक है? आपको गोल को अचीव कराने में मदद करता है, इनोवेशन इंस्पायर करता है, इफेक्टिव लीडर फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ट्रस्ट बिल्ड करता है, लीडर्स बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद द टीम एंड स्टेक होल्डर, डेवलपिंग टैलेंट, ये टैलेंट भी बिल्ड करता है, ठीक है? डेवलप करता है, लीडर आइडेंटिफाई, लीडर जो होता है वो पहचानता है, डेवलप करता है और टैलेंट लेकर आता है, जो भी पर्सन के अंदर उसको टैलेंट लेकर आना होता है, एम्प्लॉइज वगैरह के अंदर, सो दैट वो मोटिवेट हो, ये सब आता है। मोटिवेशन में क्या होता है, मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स दैट इनिशिएट एंड सस्टेन एन इंडिविजुअल बिहेवियर टुवर्ड्स अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल। मोटिवेट में क्या होता है कि हम उसको कई प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, जैसे कि टीम लीडर है वो अच्छे से उसको मोटिवेट कर सकता है कि हर काम में उसको कहीं ना कहीं शाबाशी दे, अगर उसका काम अच्छा से उसने नहीं भी किया तो भी वो उसकी अच्छाई करके थोड़ा सा समझा दे, सो दैट वो मोटिवेट भी हो जाए और आगे से काम भी अच्छा कर ले, ठीक है? तो इस प्रकार से रहता है और अपने गोल को भी अचीव कर ले, ठीक है? तो मोटिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो टीएल्स हैं, वो अपने नीचे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको अगर वो गाइड करेंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है, ठीक है, मोटिवेशन आ जाता है, तो गोल भी अचीव हो जाता है, क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है, जॉब का सेटिस्फैक्शन भी आने लगता है कि हाँ, ठीक है, हमारे टीएल ने तारीफ करी है, वो अच्छे नेचर का है, हमारी चीज़ों को समझता है, अगर गलती भी हो जाती है तो भी हमें करेक्ट कर देता है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं, पर्सनल ग्रोथ भी होती है और मोटिवेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि डायरेक्शन दिखाता है, आपका गोल क्या है? अगर आपकी कंपनी को इतनी सेल्स करनी है तो ये आपकी डायरेक्शन है, वो आपको बता देता है, ठीक है? पर्सनलाइज़ेशन है, डायनामिक है, हमें टाइम के साथ-साथ एक्सपीरियंस के साथ-साथ अपने वातावरण के साथ-साथ थोड़ा-सा चेंज होना पड़ता है, अगर हम नहीं होते तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? यहाँ लिखा भी है अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल, मैनेजर, ऑर्गनाइजेशन टू प्रमोट एंगेजमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉयी के ऊपर ही हम सारी चीज़ें थोप रहे हैं, टीएल को भी, टीएल के जो ऊपर हैं वो टीएल को समझाएँगे, टीएल अपने सबऑर्डिनेट को समझाएगा, तो इस प्रकार से चेन चलती रहती है और सबको अपना गोल जो होता है वो पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, पीएलसी का। ये इसका डायग्राम पेपर में ज़रूर बना के आना है, ठीक है? ज़रूर से ज़रूर बना के आना है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? प्रोडक्ट मतलब क्या है? प्रोडक्ट मतलब आपका सामान है, ठीक है? प्रोडक्ट है जो भी आप खरीद रहे हो, उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ठीक है? तो बेसिकली पीएलसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है, स्टेजेस बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना, वो कई सारे स्टेजेस से होके गुजरता है, ठीक है? जैसे पीएलसी हेल्प बिज़नेस डेवलप स्ट्रैटेजी टू मैनेज द प्रोडक्ट इफेक्टिवली एंड मैक्सिमाइज़ प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो भी कोई बिज़नेस कर रहा है या जो भी अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन कोई चला रहा है, अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट को 4 फेजेज़ में देखता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज़, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। पहले जो होती है वो सेल बहुत ज़्यादा पहले धीरे होती है, फिर बहुत तेज़ होता है, फिर बूम पे आ जाती है, फिर धीरे-धीरे डिक्लाइन करती है, गिरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? द इंट्रोडक्शन स्टेज मार्क्स द
लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि आपका मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कोई भी साबुन है, बिस्किट है, चॉकलेट है, कुछ भी है। तो उसमें क्या होता है, ये पहली स्टेज होती है जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो सेल्स की वॉल्यूम ना काफ़ी कम होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाई मार्केटिंग करनी पड़ती है, यानी कि प्रचार ज़्यादा करना पड़ता है, ऐड वगैरह चला के, ये सब चीज़ों से जो है, जैसे टीवी में ऐड चलवा दिया, ऐसे प्रकार की कुछ मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लिमिटेड होते हैं इसके अंदर, और प्रोडक्ट अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी पड़ती है, ठीक है। सो दैट लोगों को पता चल पाए, ठीक है? तो इतनी सेल्स नहीं होती, इतनी ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट आता है ग्रोथ स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, सेल जो होती है स्टार्ट करने लगती है इंक्रीज़ रैपिडली, ठीक है? यानी कि सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है, कस्टमर बेस भी ग्रो होता है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एक्सपैंड होते हैं, कॉम्पिटिशन स्टार्ट टू इमर्ज, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले आपने प्रोडक्ट का प्रचार कर दिया, मार्केटिंग कर दी और उसके बाद तो ग्रोथ ही होएगी। ग्रोथ कैसे होएगी? आपका प्रोडक्ट जो है बिकना शुरू हो जाएगा, आपने प्राइस कम कर दिया, सेल बढ़ गई, ठीक है? फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज। इसमें क्या होता है, सेल वॉल्यूम जो होती है वो स्टेबल हो जाती है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अब कंपटीशन बढ़ गया तो आपको पता ही है फिर क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे तो जो अगर आपने ₹1 भी बढ़ाया तो आपका कस्टमर चला जाएगा दूसरे के पास, ठीक है? अगर आपके कॉम्पिटिटर ने कोई अच्छा प्रोडक्ट दे दिया कम पैसों में तो वहाँ चला गया। तो इससे क्या होती है, हमारी जो सेल्स वॉल्यूम होती है वो स्टेबल हो जाती है। प्राइस कॉम्पिटिशन एंड मार्केट शेयर बैटल्स हो गए, ये सब आता है। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, बिल्कुल नीचे गिर जाती है। अब स्टार्ट टू डिक्रीज ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अब बहुत सारे फैक्टर की वजह से होता है ये। कैसे होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होने लगती है, टेक्नोलॉजी आजकल जो इतनी एडवांस हो रही है, कंपटीशन बढ़ रही है, सारे फैक्टर की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे आ जाता है, ठीक है। सेल वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस हो गई, उससे ग्रोथ कम हो गई, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस बढ़ गए, हम प्रचार करी जा रहे हैं लेकिन जो कंपटीशन है वो हमें जीतने नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। बाकी आप इसको बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया होता क्या है? मेक इन इंडिया की बात करूँ तो उसमें होता है फोकस ऑन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू लिवरेज इंडियन रिसोर्स एंड वर्कफोर्स। यानी कि यहाँ पर होता क्या है, हम क्या करते हैं, पूरा फोकस डालते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हो, ठीक है, जिससे टेक्नोलॉजी भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है, फॉरेन कैपिटल इन्वॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, हमारा जो मकसद होता है, हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लाइक डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आता है। प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक टैक्स ब्रेक्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब हम उनको देते हैं। इनकरेज लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट इन इंडिया, तो ये तो हो गया मेक इन इंडिया। हम अपनी इंडिया को एक तरीके का बना रहे हैं। बनाएंगे कैसे? आओ इन्वेस्टर्स आओ और पैसा लगाओ, उससे ग्रोथ होएगी, कैपिटल बढ़ेगा, ये सब होगा। मेड इन इंडिया में क्या होता है, मेड इन इंडिया का मकसद क्या है? तो देखो भाई, यहाँ पर बात होती है मेड इन इंडिया में, इन्वॉल्व डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी जो हमारे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करूँ तो इसमें होता क्या है, फोकस किस पे करते हैं, प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्रीज। हम ना लोकल इंडस्ट्रीज, सेल्फ सफिशिएंसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे हम फोकस करते हैं। और मेन मकसद पता है क्या होता है? मेन मकसद यहाँ पे मेड इन इंडिया में होता है कि हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा सामान बने, ताकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें। यानी कि जो हमारा इम्पोर्ट है, ठीक है, वो कम हो, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो। सो दैट मेक इन इंडिया है कि हमारे देश में बना, ठीक है, मेड इन इंडिया है, इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग गुड्स, और फिर वो बेचें और काफ़ी पैसा कमाएँगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग होता है क्या? कंट्रोलिंग जो होता है हमारा लास्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट का। जैसे पोस्ट जीसी होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बिल्कुल लास्ट प्रोसेस होता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने निकल के आ चुके होते हैं। कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर इन कन्फॉर्मिटीज विद द प्लान अडॉप्टेड, कि हमने जो प्लान जो अडॉप्ट किया था, क्या वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपने जो है 12th क्लास के बोर्ड के लिए प्लानिंग करी थी पहले, कि आप इस इतने-इतने घंटे पढ़ोगे, फिर आपका रिजल्ट आ गया, फिर आप कंपेयर करोगे कि जो मैंने प्लान बनाया था वो उस तरीके का रिजल्ट आया है या नहीं आया, ठीक है? तो क्या कमी रह गई, वो सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में आती हैं। कंट्रोलिंग इंश्योर दैट देयर इज़ अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू बी अचीव इन द प्लान्ड गोल। अब इसी प्रकार से है कि कंपनी भी, बिज़नेस भी क्या सोचता है कि जो उसने जो भी रिसोर्स वगैरह लगाए थे, जो भी प्लानिंग करी थी, और क्या उतना प्रॉफिट या उतने जो हमने गोल अचीव करे हैं या नहीं करे, ठीक है? तो कंट्रोलिंग के यहाँ कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले आता है मैनेजरियल फंक्शन। Control is the one of the managerial function. It is not only by the function of chief executive, but is the duty of the every manager. A manager is responsible for whatever work is assigned to him. हर एक मैनेजर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, हर एक पर्सन यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व रहता है। किसी एक के पर्सन के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर जितने लोग भी हैं वो सारे ही इन्वॉल्व होंगे, अच्छे से काम करेंगे तो ही बात बनती है। फॉरवर्ड लुकिंग में क्या आता है, कंट्रोल इज द फॉरवर्ड लुकिंग, पास इज ऑलरेडी गॉन, दस कैनॉट बी कंट्रोल, ठीक है।
तो आप उस चीज़ों को जो है चेक कर पाते हो। कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, ठीक है? प्लानिंग हुई, ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग भी चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। कंट्रोल इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, ये ना प्लानिंग से रिलेटेड है कि आपने जो भी प्लान किया उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट निकल के आया और आपने कितनी मेहनत और कितने अच्छे तरीके से इसको जो है किया था। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला आता है एडजस्टमेंट इन ऑपरेशन, ठीक है? इट इज़ थ्रू द कंट्रोल फंक्शन दैट दीज़ ऑब्जेक्टिव आर अचीव, यानी कि अगर आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही चले हो तो कंट्रोलिंग अच्छी हुई होगी, ठीक है? मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसके अंदर, यानी कि जिसको जो भी काम बाँटा गया है, तो वो उसने काम ढंग से किया, आगे असाइन किया या नहीं किया है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अ पर्सन इज़ लाइकली टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान इफ ही इज़ अवेयर दैट हिज परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द प्लान टारगेट। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने पहले से जो भी प्लान्स बनाए हैं, उस पे आप कितना चले हो, कितने आपने आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी बेटर हुई है, नहीं हुई, वो सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक एंटरप्राइज़, ठीक है? पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट होता है, ठीक है? पब्लिक एंटरप्राइज़ आर फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, देयर इज़ आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और मेजॉरिटी शेयर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अंडरटेकिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर आल्सो अलाउड बट द डोमिनेंट रोल इज़ प्लेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट ही है यहाँ पर, नाम ही पब्लिक है इसका। तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट अपने तरीके से डिसीजन लेगी इंटरप्राइज के अंदर क्या-क्या काम होना चाहिए, कौन-कौन से डिपार्टमेंट से क्या काम कराना है, वो सब आता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहती है यहाँ पर, पब्लिक सर्विसेज रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है प्राइमरी एम जो है स्टेट एंटरप्राइजेज प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, उनका मेन मकसद सोसाइटी को अपनी सर्विसेज पहुँचाना है, ठीक है? वेरियस सेक्टर यूज़फुल होते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट चैनल बाय यूजिंग फॉरेन